नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। पश्चिम एशिया में जारी हालातों के बीच में आज सवाल सिर्फ सीज फायर को लेकर नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीज फायर बार बार क्यों टूट रहा है। एक तरफ दुनिया के बड़े देश शांति की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर बारूद अब भी जल रहा है। लेकिन इसी बीच में भारत ने वो करके दिखाया जो कोई भी ताकतवर देश नहीं कर पाया। जब तनाव अपने चरम पर था, तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा था, तब भारत के टैंकर तिरंगा लहराते हुए वहां से सुरक्षित बाहर निकल रहे थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। सवाल ये है, क्या भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति और संतुलन से आती है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जो खतरनाक है। सीज फायर की घोषणा के बाद जब उम्मीद जगी, लेकिन फिर सीज फायर लड़खड़ाने लगता है, तो क्या ये शांति की कोशिश सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, या फिर जमीन पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब ये कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत अपने हित सुरक्षित रखने के साथ साथ आने वाले समय में ग्लोबल पीस मेकर की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बाकी देश क्यों असफल हो रहे हैं, क्या इंटरनेशनल पावर बैलेंस बदल रहा है, और क्या ये एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है। आज इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, और साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। और आज जेसी शो की हमने हेडलाइन रखी है कि आखिर क्यों लड़खड़ा रहा है सीज फायर, लेकिन भारत में मोदी पर पूरा भरोसा। इसके मायने क्या है? पहला पार्ट है कि क्यों लड़खड़ा रहा है ये सीज फायर। तो बेसिक रीज़न है ट्रस्ट डेफिसिट। एक दूसरे पे दूसरे को भरोसा आपस में नहीं है। आज वार्ता है इस्लामाबाद में। वार्ता से पहले ही लड़खड़ाना नहीं केवल, बल्कि मैं कहूँगा कि दम तोड़ रहा है सीज फायर। कोई संभावना नहीं कि किसी आम सहमति पे आज का ये समझौता पहुँचे। ईरान ने 2-2 कह दिया है। जब तक लेबनान को इस नेगोशिएशन में शामिल नहीं किया था, वार्ता नहीं होगी। और अगर वार्ता दबाव में हो भी जाती है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो फिर भीषण हमले होंगे। तो आज की जो वार्ता की शुरुआत है वो जिसे मिसट्रस्ट कहते हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके माहौल में हो रही है। इसलिए मैं केवल इतना नहीं कहूँगा कि लड़खड़ा रहा है, मैं कहूँगा कि यह अंतिम सांसें गिन रहा है और यह सीज फायर दम तोड़ने की स्थिति में है। दूसरा प्रश्न आपका है कि मोदी पे भारत में हर किसी को भरोसा। तो फैक्ट है, संसार के सारे क्राइसिस के बावजूद भारत में स्थितियाँ सामान्य रही और इसका एक ही कारण रहा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप। उन्होंने मोटे तौर पे 2 बातें की। एक तो कहा सप्लाई चेन नहीं टूटने देंगे, फिर एक कहा सिटीजन फर्स्ट, उनकी सेफ्टी फर्स्ट है यहाँ पे जो है। तीसरा क्या है कि पूरे मंत्रिमंडल को, अफसरों को उस काम में लगाया। हर रोज़ 2 घंटे खुद मॉनिटरिंग करते हैं। कुल मिला के वो सारे ऑपरेशन को इस तरह से डील कर रहे हैं जैसे घर का कोई व्यक्तिगत काम हो, इंडिविजुअल काम हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहा हो। इसलिए पूरे देश का नरेंद्र मोदी में अटूट भरोसा है। उस भरोसे की पुनरावृत्ति इस क्राइसिस में भी एक बार फिर से देखने को मिली। Sir, I have a few questions here. First, is Trump trying to regain his lost prestige in this war? और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप किसी न किसी बहाने से इस युद्ध को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो इजराइल को कह रहे हैं कि हाँ लेबनान पे अटैक करो, और दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि हम नेगोशिएशंस करते हैं। What is it all about, sir? You are absolutely correct. You are correct on all the 2 points. First, he is trying to regain his lost prestige और reputation. एक सारे संसार में मैसेज चला गया है कि ट्रंप हार गया है, ईरान जीत गया है। दूसरा ये है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी के मन में कसक रह गई थी, अगर एक बार और ठोकना है, मौका आने दो, गलती करने दो उनको। वही कसक अब ट्रंप के मन में है कि संसार में जो मैसेज चला गया, हारा हुआ ट्रंप, जीता हुआ ईरान, इसको रिवर्स करना चाहते हैं वो। इसलिए मौके की तलाश में हैं। और आप देखिए कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही लोगों को वो धमका रहे हैं। तो फैक्ट है, किसी न किसी बहाने से एक फिर मौका लेना चाहते हैं, युद्ध को ऐसे निर्णायक मोड़ पे ले जाना चाहते हैं जहां ये इमेज बने सारे संसार में कि ट्रंप है विजेता, न कि ईरान। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। सर, तो फिर आज की वार्ता में ऐसी कौन सी 3 बड़ी शर्तें हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच में हो सकती हैं या होने वाली हैं, अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से? बेसिक इशू ये है, अमेरिका का 2 टूक मैसेज ये है
कि लेबनान इसका पार्ट नहीं है, सीज़ फायर उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, वो जो खाड़ी है उसको आप खोलिए। तीसरा जो है आपका परमाणु जो है ना, सारे कार्यक्रम आप ख़त्म करिए। मोटी बात उनकी तरफ से ये है। ईरान वाले दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले लेबनान को हमारे साथ बैठाइए, हमारा जो नुकसान हुआ है आर्थिक उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए और हमें पक्का भरोसा दीजिए कि इस बार जो समझौता होगा वो कायम होगा, उसकी पालना सब लोग करेंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट या जो कंडीशंस हैं वो इतनी कॉन्ट्रेरी हैं आपस में, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। बट दीज आर द टू कंडीशंस ऑन एवरी साइड। इस दोनों कंडीशंस के माहौल में आप देखिए घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ता है। सर, ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इस्लामाबाद में आज यानी 11 अप्रैल को जो वार्ता हो रही है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? भविष्य देखिए, आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। मानवता के हित में, शांति के हित में मैं भी आशावादी होना चाहता हूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा, क्योंकि ये जो जड़ है इस समझौते की या जो माहौल है वो इतना तनावपूर्ण है कि हर व्यक्ति पूर्वाग्रह के साथ वहाँ पे आया है। ऐसे में दोनों पक्षों में कोई समझौता, कोई सहमति बने, आशा बहुत कम है। और सहमति बनी तो उसका जीवन बहुत अस्थायी होगा, कुछ घंटे होगा, और उसका एक ही कारण होगा, ट्रंप, विम्सिकल ट्रंप। सो दिस इज ऑल। सर, वार्ता शुरू होने से 10 मिनट पहले धमकियों पर धमकियों के सिलसिले को हम देख रहे हैं, तो ट्रंप का ये जो व्यवहार है इसे आप कैसे देखते हैं? विम्सिकल व्यवहार है, हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल व्यवहार है। आप देखिए, आप किसी घर में जाते हैं इस्लामाबाद में, जिसे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन या इस्लामाबाद मीट कह रहे हैं, वो लोग जो है दोनों पक्ष आए हैं वहाँ। इससे पहले कि दोनों पक्ष वार्ता पे बैठें, कोई पानी पूछे उनसे, चाय पूछे, चाय में 10 मिनट लगते हैं, कोई पानी तो पूछे, सांस लेने दे, कुर्सी भी ठीक से बैठने दे, अपनी जगह पे कागज पत्र संभालने दे। इससे पहले ट्रंप बम फोड़ देते हैं और कहते हैं वार्ता ऐसा फल रही तो बहुत भीषण हमला होगा। आप देखिए, हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल। तो एक आदमी के मन में पूर्वाग्रह कितना है, ऐसे पूर्वाग्रह में वार्ता सफल कैसे हो सकती है? सो लेट्स सी। सर, क्या है सही कि आज इस्लामाबाद में जो टॉक्स चल रही है उसका रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप के पास रहेगा? एब्सोल्युटली। उनका रिमोट वाशिंगटन में ट्रंप के पास, इसी तरह से जैसे आपका रिमोट पीसीआर के पास रहता है, एंकर पीसीआर जो कहता है आप बोलते हैं, तो केवल मुखौटा हैं वहाँ, चाहे मुनीर है चाहे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल कान से जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से। एक एक पल, एक एक क्षण वहाँ से मैसेज आता है, पोस्ट ऑफिस के तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बिल्कुल सच है बात आपकी कि रिमोट कंट्रोल इसका जो पूरे तौर पर ट्रंप के हाथ है, वो वाशिंगटन में बैठ के इसे लाइव देख रहे होंगे। सर, आखिर इस्लामाबाद में कैसा रहा शांति वार्ता का पहला दिन और कितने चरणों में इस्लामाबाद टॉक्स होंगी, इसकी संभावना है? अब पहला दिन तो ऐसे कल आप मान सकते हैं, वार्ता तो आज शुरू हो रही है, लेकिन संभावना कल की थी कि सब डेलीगेशन पहुंचे, कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन कल होगा। तो कल कुछ ऐसा नहीं हुआ, डेलीगेशन मिले एक दूसरे से। ईरान का डेलीगेशन था, पाकिस्तान के लोगों से मिला और हुआ, लेकिन कुल मिलाकर अधूरा था। और सबसे बड़ी खास बात क्या थी, ईरान ने कल साफ किया जैसे वार्ता में शामिल नहीं हो रहा, तो ईरान था ही नहीं वहाँ पे इन दैट वे जो है। तो कल का जो दिन है वो फ्लॉप था बिल्कुल जो है। आज का घटनाक्रम, उसमें आशावाद की किरण बहुत कम दिखाई देती है। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जब इतनी बार ईरान अस्वीकार कर चुका है पाकिस्तान की तरफ से नेगोशिएशंस, तो फिर ये नेगोशिएशंस होंगे कैसे सर? ईरान कई बार ये कह चुका है दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, कई बार बात रिपीट हो चुकी है, लेकिन लगता है कॉन्स्पिरेसी सर्कमस्टांसेस, हालात की मजबूरी, अमेरिका का दबाव, इसलिए वो भारी मन से पाकिस्तान को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन स्वीकार करने से पहले उनका बेसिक स्टेटमेंट आ गया है कि लेबनान को इसमें शामिल करिए। इट मीन्स अगेन द फ्लॉप शो। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्धोन्माद में डूबे नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि लेबनान पर हमारे हमले रुकने वाले नहीं। जब ये हमले रुकेंगे नहीं तो फिर ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता होना है, जो बातचीत होनी है, वो परवान कैसे चढ़ेगी? इशू यही है, उनका युद्ध उन्माद इतना ज़बरदस्त है, उनका पैशन है युद्ध में रहना। 24/7 उनको केवल युद्ध चाहिए, उनको और कुछ बड़ा मज़ा आता है युद्ध करने में। उनको जो है वो मौका देखते हैं, मौके को लपक लेते हैं, फिर लड़ाई चालू कर देते हैं। और इस केस में यही हुआ है। इससे पहले कि सीज़ फायर को आगे बढ़े, कोई बात हो, ट्रंप कुछ सुलझे, समझाए उसको, उन्होंने पहले फिर से फायर कर दिया लेबनान में। आप देखिए एक साथ कितने फायर कर दिए वहाँ पे, 300 लोग मार दिए एक ही दिन वहाँ पे। तो इस समझौते कोई चांस नहीं। जो उसका युद्ध उन्माद रुख है, जो युद्ध के प्रति पैशन है उसका जो है, वो समझौता कोई होने नहीं देगा। इससे पहले कि समझौता वार्ता है, उन्होंने पहले माहौल बिगाड़ दिया, लेबनान में हमला कर दिया नेक्स्ट डे जी। कुछ वेट तो करते, कोई प्रतीक्षा नहीं की उन्होंने। तो युद्ध से उनको बहुत लगाव है, वो युद्ध के साथ ही जीना मरना चाहते हैं, और ट्रंप की मजबूरी है, इजराइल के प्रधानमंत्री जो है। जी। सो लेट्स सी। सर, लेबनान पर जो इजरायली हमले हुए उसमें नागरिक मारे गए बड़ी संख्या में, उस पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है? यस, भारत देखिए मानवता का समर्थक है, मूल्यों का समर्थक है। विदाउट नेमिंग इजराइल, उन्होंने कहा वी एक्सप्रेस और कंसर्न ऑन सिविलियन डेथ्स, जो अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं और नागरिक मर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये, और ये भी कहा है क्यों है कि हर राष्ट्र की जो अपनी सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हम उसका सम्मान करते हैं।
और मानवीय पहलू देखिए बच्चों के मरने का। मैं देख रहा था 163 बच्चे मर चुके हैं, एक फिगर था अखबार में जो है। तो वार्ता के लिए शिष्टमंडल वहाँ से आया ईरान से जो है, वो प्लेन में जो है ना 25 सीटों पे जो मृत बच्चे हैं उनके तस्वीरें लगा के एक मैसेज देने के लिए आए कि ईरान में हम जो वार्ता के लिए आए हैं, जो मृत बच्चे हैं इनकी आत्मा भी वार्ता के लिए हमारे साथ आई है। कितना इमोशनल दृश्य था वो, इसलिए वायरल हुआ वो। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका ईरान के बीच में समझौते का हॉर्मुज स्ट्रेट कि वहाँ पर निर्बाध आवागमन होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से आवागमन होना चाहिए शिप्स का, टैंकर्स का, लेकिन ये जो हमला किया इजराइल ने लेबनान के ऊपर, क्या उसके बाद हम ये मानकर चलें जो ईरान का स्टैंड है कि अब निर्बाध जो हमने बात कही थी वो नहीं होगा, तो अमेरिका क्या फिर से हमले करने वाला है अब ईरान के ऊपर? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा ना कि हमला, एग्रेशन, वॉर इज फर्स्ट लव ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर, मोर और लेस लेस इज द कंपनी की। तो उनकी कंपनी में थे, क्या ट्रम्प का माइंड भी मोर और लेस ऐसा हो गया। तो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कि वार्ता आगे बढ़े, सीधा हमला कर दिया वहाँ से जो है। और रही बात ट्रम्प की, ट्रम्प तो जीते जागते उठते बैठते एक ही बात कहते हैं, अगर समझौता नहीं माना आपने, अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा, भयंकर हमला होगा। तो वो ट्रम्प और जैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस समय एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, इसीलिए वार्ता फेल हो रही है। सर लेबनान पर इजरायली हमलों से क्षुब्ध होकर ईरान ने अभी सीज फायर तोड़ने की धमकी दी है, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? स्वाभाविक है, उन्होंने तो दो टूका है, बिकॉज एक बात तय है बिटवीन ट्रम्प एंड ईरान, ईरान टॉक्स मोर सेंस, ही बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल पॉलिटिशियन, लाइक ए नॉर्मल कंट्री, लाइक ए नॉर्मल डिप्लोमेट। ट्रम्प का तो कुछ पता ही नहीं है, एक घंटे में कुछ है, अगले घंटे में कुछ है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक बेसिक शर्तें नहीं मानी जाएंगी, लेबनान उसमें पार्ट बने और ये जो हार्मुज है इसका कंट्रोल हमारे पास है, बेसिक इश्यूज हैं वहाँ के, दैट वे है, तब तक हम भाग नहीं लेंगे इसमें। तो अपनी बात को बार बार कह रहे हैं वो, इट्स ओनली रिपीटेशन ऑफ देयर डिमांड्स एंड देयर स्टेट ऑफ माइंड। सर इसी मुद्दे से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब होते हैं तो क्या वहाँ पे गफलत हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और इस गफलत के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए गफलत कहीं भी हो सकती है, और ये गफलत हुई है ना साहब। आप देखिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैंने तो ठीक समझौता जो आया था वहाँ से वो भेजा था, ईरान कह रहा है नहीं आपने डॉक्यूमेंट हमें दिखाया वो अलग था। अमेरिका कहता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को आपका डॉक्यूमेंट जो आपने दिखाया अलग था। मतलब दोनों पक्षों को अविश्वास है पाकिस्तान के उस डॉक्यूमेंट में जो वाइस वर्सा एक दूसरे को दिखाया गया। ईरान का कहना है कि इसमें शामिल था कि लेबनान इसका पार्ट है सीज फायर का। अमेरिका कहता है मेरे को जो कागज़ आया था उसमें पार्ट नहीं था, इसे समझने में गलती हुई। तो अब दोनों जो है उसको कोस रहे हैं पाकिस्तान के रोल को कि पाकिस्तान इमेच्योर हो। वैसे ही बात देखिए, आर्मी के लोग वर्दी लगा के डिप्लोमेट थोड़ी हो सकते हैं। इट रिक्वायर्स मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग विच पाकिस्तान डजंट हैव, इसीलिए ये डिबेकल हुआ। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि युद्ध का कोई अगर प्रेरणा स्रोत है तो वो नेतन्याहू हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो ट्रम्प है? सही है, नेतन्याहू हैज़ टेकन ओवर द माइंड ऑफ ट्रम्प, जिसे कहते हैं अनुयायी बना लिया उन्होंने उनको। और पहले ही बात आई थी कि लड़ाई जो है ना ट्रम्प ने शुरू नहीं की थी, ये लड़ाई इसने आपके जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू और सऊदी अरब के संकेत पे उकसाने पे लड़ाई शुरू हुई थी। तो फैक्ट है कि ट्रम्प एट द मोमेंट इज फंक्शनिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेतन्याहू जो है, ये तो सच है बात। सर लेबनान पर जो इजरायली हमले हुए उसे लेकर यूरोपीय देशों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, मानवता के साथ हैं सभी लोग। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि लेबनान में जो हमले हो रहे हैं ये गलत हैं, लेबनान को वार्ता में शामिल करना चाहिए। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने यही बात कही है, ब्रिटेन ने यही बात कही है, फ्रांस ने यही बात कही है और कहा कि भी झगड़ा अगर ख़त्म करना है तो लेबनान को इसमें पार्टी बनाओ। लेबनान को पार्टी बनाए बिना कोई भी समझौता वार्ता सफल नहीं होगी। सो एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ आर इन फेवर ऑफ इंक्लूडिंग तालिबान ऑन टॉक्स टेबल। सर तेल अवीव में अभी अक्टूबर के अंदर आम चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू की राजनीतिक मजबूरी अब बन गई है इस युद्ध को जारी रखना? उनका शौक है, वो मजबूरी बन गया है, आप ये कह सकते हैं। युद्ध के माहौल में तो शायद ही कोई धारा हो कभी, एंड दैट वे ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। क्या सिलेक्टेड टारगेट पे अटैक करता है ईरान के अंदर, कितनी लीडरशिप को मारा है उसने, मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो दैट वे जो वॉर परफॉर्मेंस है उसमें एक्सेल करता है वो। ही इज़ नंबर 1 इन सेलेक्टिंग टारगेट्स एंड देन किलिंग आउट दोज टारगेट्स जो है। तो निश्चित तौर पर चुनाव में लाभ मिलेगा। उसके माइंड में है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये सेकेंडरी पॉइंट है। उसके माइंड में पहला तो एक मुझे हर समय लड़ते रहना है। सो बात वही है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू पॉलिटिकल बेनिफिट टू हिम। सर मैंने ये सुना कि इस तनावपूर्ण माहौल के बीच में इजराइल ने लेबनान के साथ वार्ता का प्रस्ताव दिया है, आपने भी सुना है सर? हाँ, ये एक सुखद समाचार है, गुड डेवलपमेंट है। और एक दूसरे के राजदूत ने आपस में कल बातचीत की है
फिर एक मंगलवार को मिलेंगे। तो इस सारे क्राइसिस में, सारे निराशा भरे माहौल में जो है एक ही आशा की किरण है कि इजराइल और लेबनान के बीच वार्ता के द्वार खुलने की संभावना है। सर, कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का ये कहना है कि इस पूरे माहौल में यूएनओ इररिलेवेंट और रिडंडेंट हो गया है। आप कैसे देखते हैं? साकलन, आपका क्या कहता है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रंप ने WHO उसकी हत्या की, पहले क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट था उसकी हत्या की, अब यूएनओ की हत्या कर दी। यूएनओ लाचार बेबस एक होता है इंस्टीट्यूशन, उसकी तरह है। आपने ठीक कहा है, रिडंडेंट हो गया है एक तरह से। इससे बेहतर है कि ट्रंप उसके समापन की घोषणा कर दें, बजाय इसके कि उसको आधा मृत आधा जिंदा रखा उन्होंने। सहायता कभी देते हैं, कभी काट देते हैं सहायता उसकी। बट द बेसिक पॉइंट इज यूएनओ हैज़ गॉन कम्प्लीटली इररिलेवेंट इन दिस एंटायर सिनेरियो। सर, आपको लगता है कि इस पूरे युद्ध के चलते ट्रंप की नज़र ये जो नवंबर में होने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उस पर भी है? बिल्कुल है। ही इज़ फेसिंग ए सीरियस पॉपुलरिटी क्राइसिस जिसे कहना चाहिए। वो इसमें उसको फेस कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि अब ये मिड टर्म रेटिंग्स आएंगी तो अप्रूवल रेटिंग्स उनकी गिर रही हैं वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे ही इज़ आइंग ऑल दोज रेटिंग्स। और वो सोचते हैं शायद युद्ध के बहाने मेरी लोकप्रियता ग्राफ जो बहुत नीचे चला गया शायद ऊपर आ जाए। ये उनकी परिकल्पना है। अभी वक्त बताएगा कि उनकी जो पॉपुलरिटी का ग्राफ इतनी तेज़ी से गिर रहा है वो सुधरता है कि नहीं, कहीं रुकता है कि नहीं। लेट्स सी। सर, कूटनीति के क्षेत्र में लोग बड़ा आश्चर्य मान रहे हैं। तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता चल रही थी और उसी समय ट्रंप ने अचानक युद्ध का ऐलान कर दिया। क्या जो पूरी एक्सरसाइज थी वो अनकॉल्ड फॉर थी? एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर थी। दिस शोज ट्रम्प्स पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी। आप देखिए कि मस्कट में बात चल रही थी, वार्ता का पहला चरण पूरा हुआ ईरान और इनके बीच में जो है, दूसरा चरण चल रहा था। उससे पहले उन्होंने वॉर की घोषणा कर दी। ऐसा संसार में कभी नहीं हुआ कि वार्ता चल रही है, वार्ता अभी कंक्लूसिव नहीं हुई, वार्ता डिसाइड नहीं हुई, उसका परिणाम सामने नहीं आया है, यस और नो जो भी है आपने डिक्लेयर कर दिया। तो एब्सोल्युटली इमेच्योर एंड अनकॉल्ड फॉर एक्सरसाइज ऑन द पार्ट ऑफ ट्रंप। सर, अमेरिकी मामलों के जानकार कुछ लोगों का ये कहना है कि ट्रंप्स फेलियर इन दिस वॉर मे प्रूव टू बी एन अनसेरेमोनियल एंड ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। क्या आपको लगता है सर? एब्सोल्युटली, आई आल्सो एग्री। दिस वॉर मे प्रूव हिज वाटरलू जैसे कहते हैं, मे द बिगिनिंग ऑफ हिज एंड फ्रॉम हिज प्रेसिडेंसी। लगता तो ऐसा ही। ऑफ कोर्स इट इज ए लॉन्ग एक्सरसाइज, इट विल टेक सम टाइम, नॉट इमीडिएटली, बट द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन। द प्रोसेस टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज प्रेसिडेंसी और टू लूज हिज प्रेसिडेंसी, द प्रोसेस इज ऑलरेडी बिगन। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे में वहाँ के संविधान में असाधारण परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को पागल घोषित कर सकते हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखो, दो पार्ट हैं और मानसिक संतुलन तो खोए बैठे हैं। जो व्यक्ति सुबह कुछ कहता है, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे कुछ कहता है, डिनर पे कुछ कहता है, तो हम कहते हैं ना भाई ये कि मेंटल हो गए हैं आप या मेंटल इम्बैलेंस हो गया है। दैट वे। रही पागल की बात, तो पागल तो घोषित करने का ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई राष्ट्रपति अगर काम करने में शारीरिक कारणों से, मानसिक कारणों से अगर असमर्थ हो जाता है फिजिकली, तो उसको हटाने का बाकायदा एक प्रोसेस है अभी जो है। लेकिन पागल घोषित करने का ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ा है। और ट्रंप को इन ग्राउंड्स के आधार पे अभी हटाने का या करने का अभी कोई आधार नहीं है। अभी क्या है कि तलवार लेके मैदान में लड़ रहे हैं वो। अभी लड़ाई का परिणाम क्या होगा तब मालूम पड़ेगा। सर, अमेरिका ने 2 धमकियां दी। 7000 पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसे तबाह करने की बात कही कि हम एक रात में इसको तबाह कर सकते हैं, फिर कहा पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप की जो इस तरह की धमकियां हैं, आप इन्हें किस तरह देखते हैं? हाईली इररेस्पॉन्सिबल जिसे कहना चाहिए, क्रिमिनल माइंड, इमेच्योर, वेरी थ्रेटनिंग टू वर्ल्ड पीस। और कितनी गंभीर बात है उनका इस तरह की धमकी देना साफ साफ तौर पे कि संसार की एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर लौट के कभी नहीं आएगी। क्या कहना चाहते हैं आप क्लियरली न्यूक्लियर की ओर संकेत दे रहे हैं। दैट इज है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए और जितनी जल्दी हो विश्व शांति के हित में ट्रंप के हाथ से सत्ता वापस ले लेनी चाहिए। ट्रंप को जिसे कहना सत्ता से बाहर कर देना चाहिए एट द मोमेंट। अगर संसार अपनी सुरक्षा चाहता है और ट्रंप की इस तरह के मानसिक असंतुलन से ऐसी धमकियां जो आ रही हैं, तो धमकियां क्या पता कभी एग्जीक्यूट हो जाएं। कोई आर्मी जनरल ऐसा भी हो सकता है कि वो कहें बटन तो बटन दबा दे, तो क्या होगा संसार का। तो इट्स हाईली इररेस्पॉन्सिबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। सर, क्या ट्रंप का इशारा तेहरान पर परमाणु बम गिराने का था? ऐसा ही है। उनके स्टेट ऑफ माइंड तो यही कहती है। वरना आप देखें एक रात में सभ्यता समाप्त हो जाएगी, लौट के नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं। और आज फिर उन्होंने अभी जो धमकी दी, इन जो शिष्टमंडल गया है, इसको उन्होंने कहा है कि आप समझौता करिए, इन्हें कि सरेंडर करिए। आपके लिए इस दुनिया में
जिंदा रहने का ये वार्ता आखिरी मौका है, तो फिर वो उसी बात को दोहरा रहे हैं परमाणु की ओर कि अगर वार्ता फेल होती है तो आई विल फिनिश यू, आई विल डिस्ट्रॉय यू। उनका संकेत परमाणु की तरफ है। और उपराष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसा हल्का फुल्का संकेत दिया था, लेकिन बाद में उसकी प्रतिक्रिया हुई ज़बरदस्त, तो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने इसको डिनाई किया, ऐसा कंटेक्शन किया कि नहीं, परमाणु कोई इरादा नहीं है। लेकिन ट्रंप का हर वाक्य, हर धमकी अल्टीमेटली परमाणु युद्ध की ओर संकेत करती है। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के गॉड फादर पोप ने ईरान की सभ्यता नष्ट कर देंगे, ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट इज वेरी सीरियस। ही इज अ गुड पर्सन, गार्जियन और कस्टोडियन ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट वे जो है धर्म के लोग हैं, अच्छी बात करते हैं। उन्होंने निंदा की उन्होंने इसकी, और एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। और सबसे बड़ी बात है वो खुद अमेरिकन है, अभी जो ट्रंप है नॉर्थ अमेरिका से आते हैं वो, तो उनकी इस राय को, सलाह को, चेतावनी को गंभीरता से ले जाने की आवश्यकता है। बट व्हाट टू डू, ट्रंप डजंट लिसन टू एनीबडी। लेट्स सी पॉप का क्या इम्पैक्ट होता है। सर, आज से ठीक 6 महीने पहले इसी जेसी शो में आपने भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, और आज वो भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। वो होता ना कि पूत के पाँव पालने में देखने लग जाते हैं। तो ट्रंप ने जो शुरुआती तौर पर सत्ता संभाली थी, उनके बयान थे, उससे क्लियर हो गया था कि विश्व शांति के लिए इसका खतरा बनेंगे, और आज खतरा बन चुके हैं। और खतरा सबसे बड़ा क्या होता है विश्व शांति का? परमाणु युद्ध का बटन दबा देना। और आज सारी वार्ताओं के बावजूद मेरा एक क्लियर असेसमेंट है कि ट्रंप द्वारा परमाणु बटन दबाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो भविष्यवाणी सही है। सर, इसी तरह उस वक्त आपने ये भी कहा था कि ट्रंप अगर ऐसे ही चलते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिकी फोर्सेस उनकी बात मानने से इनकार कर देंगे, उनका आदेश ही नहीं मानेंगे। और अभी कुछ दिन पहले नीतिगत मामलों को लेकर आर्मी चीफ और 2 जनरल्स को हटा दिया गया। अब इसको लेकर अगली आपकी भविष्यवाणी क्या है? क्योंकि मुझे वो आपकी बात याद आ गई। अब भविष्यवाणी ये है कि जिस दिन वो कहेंगे परमाणु बटन दबा दो एक पल के लिए, वो पल होगा आर्मी के निर्णय लेने का। कई बार ऐसा होता है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, दूसरे देशों के अंदर आर्मी फिर आपको बैठा देती है। तो वो पल ऐसा आ सकता है कि जब परमाणु बटन दबाने के लिए कह दें, तो हो सकता है डिफाइंस ऐसे को ट्रंप को फिर एक तरह शक्तिहीन करके बैठा दिया जाए, दैट वे जो है। लेकिन वो खतरा बरकरार है। मैंने आपसे कहा ना कि भविष्यवाणी ये है कि वो स्थिति आ सकती है। ट्रंप के जो बयान चल रहे हैं अभी भी, उनमें कोई सुधार नहीं है। उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये व्यक्ति आज समझौता वार्ता की टेबल पे बैठने वाला है। उससे पहले वो कह रहा है कि ईरान वाले लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि उनके लिए ये आखिरी मौका है अपनी बात कहने का। फिर वही धमकी पुराने वाली, दैट वे जो है। सो वेरी सीरियस। सर, मैंने सुना है कि ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आर्मी जनरल्स के अलावा जो ट्रंप के कुछ बेहद करीबी जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो उनके भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके भी इस्तीफे हुए हैं। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी? आप देखिए, उससे पहले आई विल कम बैक टू अगेन द आर्मी जनरल जो है, उससे मैंने कहा था कि आर्मी एक दिन उनका आदेश मानने से इनकार कर देगी, और वो हुआ। आर्मी चीफ ने विरोध किया, उनकी बात का नहीं माना होगा, उन्होंने इस्तीफा लिया उसका। दूसरे 2 टॉप जनरल थे, उन्होंने ट्रंप को डिफाई किया एक तरह से, उसका इस्तीफा लिया उन्होंने, और 12 दूसरे आर्मी के टॉप अफसर हटाए गए। तो भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ट्रंप का आदेश मानने से इनकार करेंगी, और वो इनकार हुआ। अब आपका कहना है कि नॉट ओनली आर्मी, उनके प्रमुख सलाहकार दूसरे हैं, वो लोग भी इससे बहुत परेशान हैं। और ऐसी खबर एक आई थी बीच में कि भारतीय मूल की जो इंटेलिजेंस चीफ है वहाँ की, तुलसी जो है ताने के, उसको चेतावनी दे दी गई। क्यों? उसने एक बयान दिया था खाली कि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका तक आ सकती हैं। मतलब ये कि डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, यू आर ब्लाइंडिंग ट्रस्टिंग पाकिस्तान, दिस इज रॉन्ग। मतभेद है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको मंजूर नहीं था, तो उसकी स्थिति हुई। CIA ने कह दिया कि आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, संभव नहीं है वहाँ पे जो है। इसके अलावा 3 उनके और बड़े सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि हमारी नीति गलत है, इस लड़ाई का अंत बुरा होगा। तो जो बड़े लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए या अपने आप को उन्हें वॉइस ऑफ डिसेंट के रूप में सामने आए हैं, वो संख्या धीरे धीरे लोगों की और बढ़ेगी अभी। और वैसे देखा है तो उपराष्ट्रपति भी इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि इसका अंत बुरा होगा, दैट वे। तो फैक्ट है कि अब बड़ी संख्या में दूसरे ट्रंप समर्थक जो सरकार में बैठे हुए हैं, OSD सेक्रेटरी, वो लोग भी शायद छोड़ सकते हैं सरकार को। सर, अब तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, अब तो राष्ट्रपति पद को खत्म कर देना चाहिए ताकि कोई और ऐसा राष्ट्रपति आके ऐसी डरावनी कोशिश न करे। इसको लेकर जो आकलन चल रहा है उसमें आप सर क्या कहें? आकलन ये है, ट्रंप के प्रति निराशा का भाव है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उम्मीदों का अंत है,
उसकी अभिव्यक्ति है ये, एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन की, निराशा की अभिव्यक्ति है ट्रंप के प्रति कि बेहतर ये है कि पद ही समाप्त कर दो, अभूतपूर्व शक्तियाँ, वन मैन पावर सेंटर समाप्त कर दो, ताकि कोई तो कंट्रोल करे, युद्ध की शक्तियाँ उसे हटा लो। मतलब एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहे राष्ट्रपति, जो अमेरिकन राष्ट्रपति संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको शक्तिहीन बनाया जाए। यह फ्रस्ट्रेशन है लोगों का जो इस रूप में सामने आया है। बट ट्रम्प मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस सेंटिमेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सर, कथित युद्ध विराम के इस पूरे सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और फेस सेविंग के लिए एक तरह से जो अपने दूत हैं उनके मार्फत गिड़गिड़ाए होंगे ईरान के सामने। क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पे वो रात बड़ी सेंसिटिव रात थी जब उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में वो हरमुज को खोल दो। खुला नहीं। 7 तारीख को सुबह अमेरिकन समय से 5 बजे समय सीमा समाप्त हो रही थी। ट्रंप परेशान, मेरा मानना है कि कमरे में घूम रहे होंगे इधर से उधर परेशान होकर कि क्या करें, प्रतिष्ठा दाव पे थी। तो उस समय उन्होंने चाइना का सहयोग लिया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति पे दबाव डाला और एक प्रकार से गिड़गिड़ाए होंगे किसी तरह मुझे बाहर निकालो इस स्थिति से, वरना 5:02 पे तो उड़ाना था और मुझको दैट वे जो है। तो इसलिए निश्चित तौर पे जो भाव था वहाँ उस दिन का जो है वो यही था कि ट्रंप ने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के ये समझौता करवाया, सीज फायर करवाया। सर, इन सब के बीच एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की जो 15 सूत्री मांग है उसको लागू करने का संकेत दिया, पॉजिटिव संकेत दिया है। आखिर ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? हृदय परिवर्तन ये हालात की मजबूरी है। जब वो बचे उस सुविधा से, बाहर निकले किसी तरह से जी। और ये शुद्ध विराम हुआ तो जिसे कहते हैं कानों के हाथ लगाया होगा कि चलो बचे आज तो फिर क्या होता है जब बार्गेन होता है तो आदमी फिर वीक होता है सामने वाला। तो उन्होंने जो 15 शर्तें रखी थी उन्होंने कह दिया वर्केबल है। इमेजिन अगर सारी शर्तें वर्केबल है तो आज समझौता वार्ता क्यों हो रही है, युद्ध की धमकी क्यों दी जा रही है? अगेन फ्लक्चुएटिंग माइंड, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट की इन प्रिंसिपल वर्केबल हैं। अगर सारी शर्तें उनकी वर्केबल हैं तो झगड़ा किस बात का है, आज वार्ता क्यों हो रही है? सो दिस इज ऑल। सर, ईरान अमेरिका जंग में जब पॉज बटन आया उस दौरान भारत ने खाड़ी देशों के साथ संपर्क क्यों सा था, और मोदी सरकार के वो कौन से 3 धुरंधर हैं जो इसमें एक्टिव हैं? देखो, मोदी तो बहुत स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो है, एक पल नहीं गंवाते अपने देश के हितों की जहाँ परवाह करनी होती है, केयर करनी होती है। तो उन्हें लगा कि चलो अब समय मिला है कुछ तो अपने दूध दौड़ाओ। तो जयशंकर हैं, हरदीप पुरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनको अलग अलग यूएन दौड़ाया, किसी को कतर में दौड़ाया जो है कि वहाँ जाके एक अच्छी सी PR करो, अपनी गुडविल बनाओ। उन्होंने जहाज हमारे आने दिए, थैंक यू को, वो क्राइसिस में उनसे सहानुभूति रखो और इस तरह का रखो, कम से कम हमारी तेल की गैस की सप्लाई रुके नहीं इस झगड़े में। तो गुडविल क्रिएट करने का मिशन है जो वो कर रहे हैं। गुड, ए गुड डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज। सर, पर मिडिल ईस्ट से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं या कुछ पत्रकार हैं जो समझते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स को, उनका एक मानना है कि ये सब युद्ध के क्राइसिस में जो ट्रंप की किरकिरी हुई है या फिर जो ट्रंप का नुकसान हुआ है और बतौर मिडिल ईस्ट जो एक एलाई की तरह रहता था अमेरिका के साथ, उसको भी एक सेटबैक लगा है। इन सब के बाद डाउटफुल है कि वो ट्रंप का समर्थन देंगे और आगे US बेसिस जो होते हैं उनके, वो वहाँ पर अमेरिकन आर्मी बेसिस लगाने देंगे। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सारे खाड़ी देश गंभीरता से पुनर्विचार कर रहे हैं ट्रंप के साथ खड़े रहें कि नहीं। 1, 2 अमेरिकन बेसिस हमने अपने यहाँ बना लिया है। मौत का सामान, जब मुसीबत का सामान अपने यहाँ कर ले, इसको रखें कि नहीं। उन्होंने देखा है, उनके मन में था कि ट्रंप, अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, उसकी छतरी में, उसके अम्ब्रेला में हम सारे सुरक्षित हैं। ये भ्रम उनका टूट गया। उन्होंने देखा कि ट्रंप किसी देश को, पॉलिटिकल लीडरशिप को मार सकता है, बर्बाद कर सकता है, कंट्री को जीत नहीं सकता, सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकता। खाड़ी देशों पे कितने हमले हुए हैं, ईरान से आप देखिए। तो उनको लगा ये क्या हुआ, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया उनका। तो सीरियसली सोच रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हमने उठाया और हमारे पॉलिटिकल रिश्ते खाड़ी में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो गए दैट वे। और किसके लिए हुए? ट्रंप की सुरक्षा के उस कारण से कि ट्रंप हमारा, ही इज़ द गॉड फादर, हमारा गॉड फादर है, हमारी सुरक्षा गारंटी है। अब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है आने वाले दिनों में हालात को देख के बहुत टैक्टफुली और बहुत स्लोली जो है खाड़ी देश ट्रंप से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। सर, इन 40 दिनों के युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वॉर पॉलिसी, वॉर गोल्स को कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा बार चेंज या फिर शिफ्ट किया है। इस तरह के सेंसिटिव मैटर में भी डोनाल्ड ट्रंप के चेंजिंग मूड को आप किस तरह से देखते हैं? वही जिसे कहना चाहिए, अब ख़राब भाषा में कहूँ तो वही पागलपन,
वही मेंटल इंस्टेबिलिटी, वही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य, कभी कुछ कहना और सुनते नहीं किसी की। लोग इतने परेशान हैं सारे संसार में ट्रम्प के इन गैर जिम्मेदाराना व्यक्तियों से, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, अब दिल्ली में बैठा व्यक्ति क्या करे, ठीक है, अफ्रीका की राजधानी में बैठा व्यक्ति क्या करे, पेरिस में बैठा व्यक्ति क्या करे, ट्रम्प है तो अब क्या है कि लोग परेशान हैं उसकी बार बार ये वॉर गोल शिफ्ट करने से, एलाइज परेशान हैं। सबसे बढ़िया बात कही है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने, उसने ट्रम्प को समझाया, या योग कहूँ कि लताड़ा ही ने वे जो है समझाया, और ये कहा दिस इज़ नॉट योर टेलीविजन शो, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर, सच ए सेंसिटिव इशू। और साथ में ये भी कहा उसको कि भाई देयर इज़ नो नीड टू स्पीक एवरी डे, तुम्हें हर रोज़ बयान देने की ज़रूरत नहीं है। पर ट्रम्प का क्या करें, ट्रम्प को तो ब्रेकफास्ट पे, लंच पे बयान देने की ज़रूरत है, और मैं कहूँगा हर 2 घंटे से पहले उन्हें बयान देने की एक पैशन है उनका, कहिए, या उनका मेंटल स्टेट बना हुआ है। तो ये निराशा की स्थिति है, लोग समझा रहे हैं ट्रम्प को, अब वो मानेंगे तब, जिसे कहते हैं हालात मजबूर करते हैं। तो लेट्स सी हालात ऐसे कब होते हैं कि ट्रम्प कम से कम कोई बयान दें, एक सुलझे हुए राष्ट्रपति की तरह या किसी आम व्यक्ति की तरह, आम राजा की तरह बयान दें, 5 दिन में, 7 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में। ये नहीं कि हर 2 घंटे बाद एक नया बयान वहाँ पे आ रहा है। सर, क्या सचमुच ट्रम्प नेटो छोड़ने का मन बना रहे हैं, और क्यों वो नेटो देशों से निराश हैं, और क्या ऐसा ही नेटो देश भी सोच रहे हैं? ये तो लव लॉस्ट स्टोरी है अच्छा, दोनों निराश हैं एक दूसरे से, ठीक है। ट्रम्प वो उनको अपमानित कर रहे हैं नाटो को, कह रहे हैं कि व्हेन देयर वाज ए नीड नो वन वाज हियर, तुम कागजी शेर हो, समय पे काम नहीं आते हो। और वो कहते हैं भाई ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं है। ब्रिटेन ने कहा ना दिस इज़ नॉट आवर वॉर, आपने हमसे पूछ के शुरू नहीं किया था, और इतने ख़राब हालात हो गए हैं। तो नाटो भी क्या है उसी तरह देख रहा है कि सुरक्षा गारंटी नहीं है ट्रम्प अब, चाइना से कहो, उत्तर कोरिया से कहो, किसी से कहो, तो हम क्यों रहें उसके साथ, दैट वे जो है? तो धीरे धीरे डिस्टेंस कर रहे हैं। ट्रम्प परेशान है, तो दोनों एक दूसरे से परेशान है, दोनों एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं। ट्रम्प का तो क्या पैसा लगता है वहाँ पे, तो सोचता है चलो पैसा भेजना बंद करो इनको। वो लोग सोचते हैं कि नाउ ट्रम्प इज एमर्जिंग मोर ए लायबिलिटी देन एन एसेट। तो रिलेशनशिप जैसे खाड़ी देशों के रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है, ऐसे ये रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है। खाड़ी देशों की मजबूरियाँ कुछ ज़्यादा हैं, इनकी मजबूरियाँ कुछ कम हैं, तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे टूटेगी। मोह भंग हो गया एक दूसरे से, ठीक है ना। तो दे आर स्लोली मूविंग टू टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर। राष्ट्रों की बात हो रही थी। सर, आखिर नेटो के किन किन सदस्य देशों ने और साथ ही कुछ बड़े राष्ट्रों ने इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने या फिर अपने एयरबेस को देने से इनकार कर दिया? इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही इनकार कर दिया। देखिए फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, जापान का भी कुछ ऐसा ही था विचार उसके अंदर जो है। तो ये सब हैं जो कहते हैं एयरबेस देके क्या करेंगे हम इसको जो है, तो उसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। दे डोंट वांट कि जो उसकी लायबिलिटी है उसका एक्सटेंशन हमारे देश में आए किसी तरह से। और फिर ट्रम्प भी पलट के कहता है, ट्रम्प कहता है मत आओ मेरे साथ में, या तो मेरे साथ खड़े रहो कंधे से कंधा मिला के और गेट लॉस्ट जिसे कहते हैं, और तेल अगर आपको चाहिए वहाँ से जो है गो एंड गेट योर ऑयल, फिर मेरी गारंटी नहीं कि मैं आपको हरमुज से तेल दिलवाऊंगा। तो एक रिलेशनशिप जो है वो टूटने के कगार पे है। सर, इन सारी निगेटिविटी के बीच में जो अमेरिकी पायलट वहाँ फंसा हुआ था जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के लीडरशिप में वहाँ की आर्मी एयरफोर्स ने जाके शत्रु देश ईरान के अंदर घुस के अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए पायलट को बचाया। तो इसमें तो कम से कम 100 में 100 नंबर मिलते हैं उनको। और ये जो हिस्टोरिकल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? एक पढ़ते हैं ना अपन, हर बुरे व्यक्ति में भी एक अच्छाई होती है। बुरे व्यक्ति नॉट पर्सनली, उसकी नीतियाँ बुरी होती हैं, उसका अर्थशास्त्र बुरा होता है, दर्शन शास्त्र बुरा होता है उसका जो है। तो ट्रम्प का जो बुरा दर्शन शास्त्र है उसमें एक अच्छाई ये है, अमेरिकन सिपाही की रक्षा के लिए वो जान देता है, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रभक्ति को। और अमेरिका में क्या है कि सैनिक की सुरक्षा है, उसको सर्वोच्च स्थान है। अमेरिका पूरी जान लगा देता है अपने एक आर्मी, एक जवान को बचाने के लिए, दैट वे। तो ये जो घटना हुई है उसी का एक्सटेंशन है एक प्रकार से। तो ये पता लगा, वहाँ पे ढूंढा उसको। मैंने सुना कि 155 एयरक्राफ्ट लगाए गए और कोई 700-800 लोगों को वहाँ ग्राउंड पे उतारा गया और ज़बरदस्त उसको कवरअप किया गया, उसको वहाँ से निकाला गया। उसी प्रोसेस में 2-3 इनके जहाज खुद के नष्ट हो गए, उन्होंने कहा नष्ट होने दो, इसको बचाना ज़रूरी है। तो ये इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन था कि 21वीं सदी में ये ऑपरेशन याद रखा जाएगा और इसका श्रेय ट्रम्प को मिलेगा ऑफ कोर्स, इस बात के लिए कि ट्रम्प की लीडरशिप में ये ऑपरेशन हुआ और गर्व के साथ जो है ना अमेरिका ने अपने सैनिक को वहाँ से बाहर निकाला। और संसार की जो वार स्ट्रेटजी है, ठीक है, उस सब में एक स्वर्णिम अध्याय जो है ना ये ट्रम्प की लीडरशिप में जोड़ा गया।
सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ट्रम्प के आने के बाद छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा देश जो अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है उसके बारे में जान पाया? दूसरा ये कि जो हार्मोन जैसे जटिल ज्योग्राफिकल विषय हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये आज क्या है कि भारत के गांव में बैठा हुआ, अफ्रीका के गांव में बैठा हुआ, चाइना के गांव में बैठा हुआ, वियतनाम के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, इसका कभी उसने सुना नहीं था कि अमेरिकन राष्ट्रपति कौन होता है। उसको पता है ये ट्रम्प है कोई। जी। अरे कौन है ट्रम्प ये? तो रोज सुबह चाय पे जैसे लोग चाय पीते हैं तो आजकल क्या होता है, मॉर्निंग बुलेटिन में इसका देखते हैं कि आज उसने कौन सा ट्वीट किया है। हाँ, ये तो सारे संसार में मालूम पड़ गया ट्रम्प क्या है, ये विषय क्या है, हॉर्मुज क्या है। जी। हमें मालूम नहीं था हॉर्मुज क्या है। हाँ। तो ट्रम्प ने इतना पॉपुलराइज कर दिया इन विषयों को कि पूरे संसार में उसकी प्रेसिडेंसी ऐसी लगती है आज प्रैक्टिकली कि राष्ट्रपति अमेरिका का नहीं है, ये सारे संसार का राष्ट्रपति है। जी। ऐसा माहौल बन गया है। तो सही है, तो ब्रांडिंग कैसे करो ये ट्रम्प से सीखना चाहिए। So what has actually gone wrong with Trump while dealing with Iran? क्योंकि ट्रम्प ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा कि ईरान इस तरीके से काउंटर अटैक कर देगा। कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स, घटनाएं रही जो इस पूरे सिनेरियो को स्टैब्लिश करते हैं? बेसिकली क्या, इट इज सीरियस एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ट्रम्प। इट इज स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए ट्रम्प के पार्ट पे जो है। तो अब यह है वो प्रायश्चित कर रहे हैं, रिवेल्युएट कर रहे हैं अपने वर्किंग को जो है। तो अब आपने पूछा कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जो अप्रत्याशित थी, जैसे ट्रम्प डिमोरलाइज हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले तो ये हुआ, ट्रम्प को अनुमान था कि वेनेजुला से उठा के ले आए मान लो किसी को, वो तो अलग बात थी। ये गलती रही उनको पहचानने में कि ईरान इज़ नॉट वेनेजुला दैट वे। और दूसरा क्या, उनको इराक का अनुभव रहा कि सद्दाम को उठा लाएंगे, खड्डे से भी निकाल लाएंगे, कब्जा कर लेंगे देश पे। तो उनका अनुमान था कि जैसे ही खोमैनी मारे जाएंगे, तो आकलन था कि आधे लोग या 40% लोग खोमैनी के खिलाफ थे, उसकी ज़्यादतियों के खिलाफ थे, और 47 वर्ष शासन उसका चल रहा था। तो आकलन था कि जैसे ही हमारी सेनाएं वहाँ घुसेंगी, उसकी मौत हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड लीडरशिप है वो ट्रम्प की शरण में आएगी और कहेगी हमारी शपथ करा दो, हम आपके साथ रहेंगे। वो नहीं हुआ और ट्रम्प का दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उल्टा क्या हुआ, राष्ट्रवाद हिलोरें लेने लग गया उन लोगों में। वो सारे लोग खड़े हो गए और खोमैनी का पुत्र जिंदा था, एक ब्रांड जिंदा था कि उस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से बढ़ा वो। तीसरा उन्होंने क्या देखा उसके अंदर कि ये ट्रम्प ने कल्पना नहीं थी कि ये ईरान जब मुस्लिम राष्ट्रों पे हमला कर देगा, खाड़ी देशों पे हमला कर देगा, अपने भाई बहन पे हमला कर देगा, कभी कल्पना नहीं की थी उसने। सारा संतुलन बिगड़ा। और दूसरा, पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश ने, मतलब ईरान ने, अमेरिका के फाइटर जेट को गिरा दिया, उसको शूट कर दिया ये। और फिर उसने देखा हम कुछ ईरान में बदला नहीं, ईरान का जो सिस्टम है 31 स्टेट्स हैं वहाँ पे, वो एज इट इज़ काम कर रहा है। तो हैरान है वो। तो ये उसका आकलन जो था वो गलत हुआ। तो ये वो घटनाएं हैं जिनसे वो खुद आश्चर्य में है कि यार ऐसा कैसे हो गया, हो गया। सर मैंने सुना है कि इस युद्ध के चलते डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही। अमेरिका में भी कई जगह ट्रंप प्रशासन का विरोध देखने को मिल रहा है। यूएस सीनेट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक प्रस्ताव ला सकती है, क्या कहना चाहेंगे सर? सही बात है, ट्रंप की लोकप्रियता गिर रही है। 80 लाख लोगों ने अलग अलग राज्यों में ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया और पत्नी के साथ गए थे, कोई म्यूजिक तो हूट हुआ। युद्ध के माहौल में कोई हूट होता है क्या? कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, वो हूट हुआ वहाँ पे। दूसरा सवाल ये है कि ये जो ट्रंप का गिरता हुआ लोकप्रियता ग्राफ है, तो लोग तो देखते हैं ना आसपास में, उनको तो देश चलाना है। तो सीनेट में सीरियस थिंकिंग चल रहा है कि इसके खिलाफ हम प्रस्ताव लाएंगे, युद्ध की शक्तियाँ ले लेंगे सारी इसकी जो है ये। तो ये सच है, उसकी घटती हुई लोकप्रियता के कारण से और उसके गलत फैसलों के कारण से उसकी जो कंट्रोलिंग बॉडी है, सीनेट है, कांग्रेस है, उनमें इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने पे जो है गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है। सर, अमेरिका ईरान समझौते में मध्यस्थ के तौर पर आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के रोल को? और से दूसरा ये कि आखिर कैसे फ्लॉप हुआ इस्लामाबाद का पाक स्पॉन्सर एक समझौता शो? देखिए, पाकिस्तान तो मैंने पहले आपसे कहा ना, वो तो पीसीआर वाली बात है। पीसीआर बोलता है, एंकर एक्ट करती है, उसका रिमोट जो है उसके हाथ में है, वाशिंगटन में बैठे हुए का जो है। और मध्यस्थ के रूप में जो है वो डिज़ास्टर है। क्यों डिज़ास्टर? इनएक्सपीरियंस्ड है, कभी पॉलिटिक्स करी नहीं है। और मुनीर ने कहाँ डिप्लोमेसी की, कहाँ राजनीति करी है, क्या है? वो तो आर्मी के लोग हैं दैट वे जो है। तब इसमें क्या हुआ, जो प्रस्ताव बना, मैंने आपसे कहा ना, प्रस्ताव उल्टे सुलटे हो गए, आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया, दोनों नाराज़ हो गए उससे। तो एक मध्यस्थ के रूप में क्या है कि पाकिस्तान मध्यस्थ है ही नहीं, उसका खुद का कोई रोल नहीं है जिसे कहते हैं। वो केवल एक पोस्ट ऑफिस है जो कहना चाहिए, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो बस फ्लॉप शो है एक तरह से। बस लेकिन ये है कि एक पोस्टमैन का काम वो अच्छे से कर रहा है।
सर एक बात बताइए, जिस आप बात कर रहे हैं इस्लामाबाद वार्ता की, आपको लगता है कि इतनी कटुता अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में आया, सब कुछ इतना हो चुका है, इतनी नेगेटिविटी के बाद कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा इसका, और वो भी लॉन्ग टर्म? डिपेंड करता है। कूटनीति यही होती है, जब संघर्ष हो रहा होता है तो संघर्ष के अंदर से शांति की राह निकलती है, कूटनीति से कहते हैं। अब देखने की बात है इस्लामाबाद में डिप्लोमेसी होती है कि नहीं, या ट्रंप की धमकियों के कारण से सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बुल इन चाइना शॉप, तो वार्ता जो है वहाँ की बुल इन चाइना शॉप में कन्वर्ट हो जाती है, या कि प्यार से बैठ के, तसल्ली से बैठ के, गिव एंड टेक करके डिप्लोमेटिक डील होती है। और डिप्लोमेटिक डील होगी तो लंबा चलेगा। वैसे अगर समझदारी से देखा जाए तो ट्रंप की पहली आवश्यकता है डिप्लोमेसी प्ले करने की, डिप्लोमेसी की डील करने की, क्योंकि उसमें जो है ना सारी एक्सरसाइज अनकॉल्ड फॉर थी उसकी। डिप्लोमेसी वाज नॉट गिवन ए चांस टू प्ले, नाउ देयर इज चांस फॉर ट्रंप टू प्ले डिप्लोमेसी। और वो करते हैं कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। सर, अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप परिवार और पाकिस्तान का व्यापारिक संबंध क्या है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं, चर्चा भी होती है। देखिए, व्यापारिक रिश्तों की बात है कि आम व्यक्ति जानता है, सारे संसार में मालूम है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, कि वहाँ पे पहला जो रिश्ता उनका बना, व्यापारिक रिश्ता, वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको लेके बना, क्रिप्टो करेंसी को लेके बना, और एक व्यापारिक रिश्ते डेवलप हुए, और उन्होंने खाने पे बुलाया मुनीर को, और व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़े उनके। तो सच है, ट्रंप के परिवार के पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, ये सारा संसार आज जानता है। सर, मैंने सुना है कि इस युद्ध से ट्रंप के फैमिली मेंबर्स, खासतौर पर उनके बेटे, अरबों रुपया कमा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? युद्ध से तो कमा रहे हैं, लेकिन युद्ध के साथ क्या है कि व्यापारिक रिश्ते और डिफेंस में डील करने लग गए हैं। वो जो है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर उनको मिला है पाकिस्तान सरकार से, तो ड्रोन के काम में, डिफेंस इक्विपमेंट के काम में वो इन्वॉल्व हैं। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि ट्रंप एंड हिज फैमिली, स्पेशली हिज एल्डर सन जो है, वो टोटली इन्वॉल्व इन डिफेंस डील्स इन पाकिस्तान, और ये उनके जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनका एक प्रतीक है। सर, भारत में आतंकवाद का मुद्दा और अब अमेरिका ईरान के युद्ध का पंच बनाकर अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप ने पाकिस्तान के पक्ष में जो यू टर्न लिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ट्रंप हैज़ नो वैल्यू सिस्टम, ही केयर्स ओनली फॉर बिजनेस, ही इज़ ए ट्रांजेक्शनल मैन। ठीक है, आतंक की बात हुई ट्रंप के आने के बाद, उसने खड़े होकर कहा नरेंद्र मोदी से, हम आपके साथ हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हम साथ हैं, आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे सारे संसार से। और थोड़े दिनों में परिवार की ये बिजनेस की डील हुई उनकी। ठीक है, मुनीर डिनर पे गए वहाँ पे, और सब कुछ बदल गया। ट्रंप के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, पाकिस्तान हमारा बड़ा प्राइम पार्टनर है उसके अंदर। यू टर्न ले लिया उन्होंने दैट वे, बिकॉज ही हैज़ नो वैल्यू सिस्टम। सर, कुछ लोगों का कहना यह है कि समझौता वार्ता में ट्रंप के द्वारा भारत की जगह पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देना भारत की विदेश नीति का फेलियर है। और सर, दूसरा ये कि ट्रंप ने आखिर भारत को एम्बेरस करने के लिए ऐसा क्यों किया? विदेश नीति का फेलियर बिल्कुल नहीं है, जिसे कहना चाहिए इट्स ए मिसचीफ बाय अमेरिकन लीडरशिप इन कंसल्टेशन विद ट्रंप, जिसे कहना चाहिए टू पब्लिकली एक एम्बेरस इंडिया जिसे कहते हैं। लेकिन भारत उससे एम्बेरस नहीं होता। अमेरिका भारत से वैसी वैसी बना के रख रहा। आप देखिए, वहाँ के विदेश मंत्री आ रहे हैं, एक फ़ोटो जारी हुआ है, अमेरिका इज़ कॉशियस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा मध्यस्थ बन गया और भारत के लिए एम्बेरसमेंट हुआ हो। लेकिन हाँ, एक मैसेज जाता है मीडिया में और देखने के लिए यार पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो रही है, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। एक तो उनका दत्तक पुत्र है पाकिस्तान, उसके प्रति उनका प्रेम भाव है, जिसे कहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या, ट्रंप बेसिकली इज़ ए अनग्रेटफुल पर्सन। नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया उनके लिए। एक तरह से भारतीय जो मतदाता हैं वहाँ पे, प्रवासी अमेरिका में, कहा भी था लोगों ने कि नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांगने आए हैं। उस सीमा तक गए वहाँ पे, टेक्सास में गए, वहाँ पे 50,000 लोग थे। वो हुआ था ना हाउडी मोदी, उसको एक इलेक्शन रैली के रूप में देखा गया अमेरिका में, और उसमें सब ने महसूस किया कि इनके लिए एक तरह से वोट मांग रहे हैं, इनके आधार को मजबूत कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि भारतीय मतदाता लाखों में हैं और ट्रंप के साथ खड़े रहें। फिर नरेंद्र मोदी ने उनको अहमदाबाद बुलाया, 1.5 लाख लोग थे स्टेडियम में। इतना महिमा मंडन में, इतना ब्रांड, जो ट्रंप का ब्रांड है उसको मजबूत किया एशियन महाद्वीप में जो है। आप देखिए उसका परिणाम क्या है। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं इस बात को। उन्होंने एक ही बार सोच के, एक पल के लिए रात को सोचा होगा, ही यूजलेस, ही इज़ अनग्रेटफुल, बस, और फिर भूल गए उसको। ऐसा लगता है मुझे जो है, लेकिन सारा संसार देख रहा है। तो ये जो आपने कहा ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो ट्रंप का ये कि नो वैल्यू सिस्टम एंड ही अपीयर्स टू बी अनग्रेटफुल पर्सन, दिस इज ऑल। भारत का कोई एम्बेरसमेंट नहीं है।
लेकिन सर पाकिस्तान दौरे से पहले अमेरिका ने जेडी वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की एक गर्मजोशी भरी तस्वीर साझा की है। ये एक इत्तेफाक है महज या फिर आपको लगता है ये दोहरी कूटनीति का हिस्सा है? नहीं, दोहरी नहीं, इत्तेफाक नहीं, इज ए वेल थॉट मूव, इट इज ए स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप कहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि दक्षिण एशिया की जो राजनीति है जी, आज भी उसका केंद्र, उसका सेंटर दिल्ली रहेगा, न कि इस्लामाबाद। तो इसमें एक मैसेज है जो अमेरिका ने दिया है, तो इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस। सर मैंने सुना है मौजूदा संघर्ष को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने 2025 की तुलना में 2026 में जो अमेरिका का रक्षा बजट था उसे 42% तक बढ़ा दिया है। तो क्या अमेरिका अब विकास का रास्ता छोड़कर सारा जीवन युद्ध लड़ता रहेगा? ऐसा ही दिख रहा है अभी तो। अगर अमेरिका लंबा उलझ गया इसमें, जैसी कि संभावनाएं दिख रही हैं, उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, 2-4-5 साल युद्ध में उलझ गए, तो युद्ध रहेगा। लोग अमेरिका को विकास के लिए याद करते थे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए याद करते थे, भूल जाएंगे। एक दूसरा वियतनाम बन जाएगा, आप लड़ते रहेंगे, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। और जो बजट बढ़ाया उन्होंने, आप देखिए, और उसको देखा देखी जो क्या संसार के 100 राष्ट्रों ने, मैंने पढ़ा, अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। सारे विश्व के अंदर एक युद्ध उन्मुख माहौल जो है ना ट्रंप ने क्रिएट कर दिया है। डेवलपमेंट हैज टेकन ए बैक सीट, वॉर हैज टेकन द फ्रंट सीट, एंड द एंटायर कर्टसी और डिसकर्टसी गोज टू ट्रंप ओनली। सर अभी 4 दिन पहले अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी और चेतावनी में गाली गलौज उनकी ओर से की गई। ये जो भाषा है ट्रंप की, आप इसे कैसे देखते हैं? इस पे सारा देश शर्मिंदा है, संसार शर्मिंदा है, अमेरिका को भी शर्मिंदा होना चाहिए। हम अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते लिखते इसके लिए जाते हैं कि हम एक ईरान की लीडरशिप को गाली गलौज कहते हैं। आप बताइए, मैंने देखा ट्वीट, इतनी निराशा, इतना फ्रस्ट्रेशन। अरे कुछ तो ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात है कि उसको कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है अमेरिका में, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कंट्रोल करे उसको कि स्टॉप इट, क्या कर रहे हैं आप ये। तो सारा संसार हैरान है। तो जिसे कहते हैं ना, आदमी जब वृद्ध होता है तो अपना लूज कर जाता है। जैसे मुझे लोग कहते हैं याददाश्त खो जाती है, ठीक, उम्र के साथ साथ ये लक्षण कहते हैं दिखते हैं उसमें जो है। तो उम्र के साथ साथ लक्षण दे रहे हैं कि वो मानसिक संतुलन खो रहे हैं, दैट मीन्स है। और कितनी मतलब गाली गलौज करना इस लेवल पे, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है संसार के लिए, अमेरिकन के लिए और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के लिए। तो सर इन सारे हालात में युद्ध खत्म कैसे होगा और किन शर्तों पर होगा? देखो, इसका सीधा उत्तर तो ये है कि इसका जवाब उस आदमी के पास भी नहीं है जिसने युद्ध शुरू किया है, ट्रंप। कोई भी युद्ध शुरू होता है तो उसके 2 काम होते हैं, एक तो लक्ष्य तय होता है, फिर लक्ष्य प्राप्त हुए कि नहीं उसके मूल्यांकन पर उसका भविष्य तय होता है। ट्रंप का लक्ष्य तय नहीं है। एक पल में कहते हैं मैंने युद्ध जीत लिया अमेरिका में, एक कहते हैं युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं अभी जो है ये। उनके दिन के 3 स्टेटमेंट तीनों कंट्राडिक्टरी होते हैं। तो ये तय ही नहीं है ट्रंप के माइंड में कि मेरा लक्ष्य क्या था। अपेरेंटली सबको मालूम है, उसको परमाणु हथियार हटाने थे, उनको लाइन पे लाना था, हॉर्मुज़ को खुला करना था, सारी बातें हैं। लेकिन ये तो एक उस तरह से ना, बाकी लक्ष्य क्या था, टारगेट, व्हाट इंस्पायर्ड ट्रंप टू कॉल ए मिडनाइट अटैक ऑन ईरान, जो कि वार्ता चल रही थी, किसी को मालूम नहीं है, ट्रंप को मालूम नहीं है। जिसने युद्ध शुरू किया उसी को मालूम नहीं युद्ध कब खत्म होगा। सर लेकिन फिर भी कितने महीने, कितने साल तक ये लड़ाई चलने वाली है? क्या अमेरिका एक बार फिर से तेहरान में बगदाद की पुनरावृत्ति करेगा? हो सकता है, कह नहीं सकते। शुरुआत होगी तो ठीक है, और वरना कुछ पता नहीं, ये यूक्रेन और रूस के युद्ध से भी लंबा चल सकता है। आप देखिए, वियतनाम का लंबा चला, वो चल सकता है। तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, हर समय युद्ध में ही लगा रहेगा। सर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया है। क्या सचमुच में ऐसा हुआ है? नो, ये कहते हैं कि भी दिल खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है। एक केवल परमाणु केंद्र था उनका, उसमें उन्होंने हमला किया और फिर ईरान ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, इससे रेडिएशन होगा तो सारे देश में फैल जाएगा यहाँ पे। तो रुके, घबराए, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने रोका उनको जो है। तो कोई अमेरिका का जो परमाणु का जो कार्यक्रम था, उनका जो सेंटर्स थे सारे आपके जो है, किसी पे कोई बड़ा उनको सफलता अभी तक नहीं मिली है। और अगर ये परमाणु कार्यक्रम को बंद कर चुके होते तो आज वार्ता में क्यों मांग उठाते कि हम उनके परमाणु कार्यक्रम को बंद करना चाहते हैं। और मेरी 99% मांग यही है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे। तो अगर ये बात सच है कि उन्होंने परमाणु नष्ट कर दिए सारे ईरान के, तो फिर आज की डिमांड कहाँ थी। तो वास्तविकता ये है कि कोई इसमें बड़ी सफलता उनको अभी तक जो है नहीं मिली है। टॉप लीडरशिप को मारा है उन्होंने, न तो उनका मिसाइल सिस्टम खत्म हुआ, न दूसरा सिस्टम खत्म हुआ जो है। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कर्नल गद्दाफी ने उस समय जो है परमाणु कार्यक्रम बंद करके गलती की है। और उत्तर कोरिया के उनके लिए कहते हैं इसने परमाणु कार्यक्रम जारी करके अच्छा किया है,
तो कर्टसी ट्रम्प के सारे संसार में परमाणु शक्तिशाली होने का एक नया पैशन, नई रिक्वायरमेंट, नया माहौल बन गया है। ट्रम्प ने शोर मचाया ईरान के परमाणु कार्यक्रम बंद करने का, सारा जो है इससे और फैल गया वो संसार के देशों में। जो कंसेप्ट है नॉन न्यूक्लियर होने का वो डैमेज हुआ इससे। सर, इसी बीच ट्रंप ने एक और नई धमकी दे दी कि जो भी ईरान को, जो भी देश हथियार बेचेगा उस पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। तो सर, ये जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है वो कहाँ जाकर थमेगा? अब तो क्या है कि मतलब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। टैरिफ हैज़ बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ जॉक एंड मिजरी कि क्या है ये, दैट वे जो है। तो कोई सीरियसली नहीं रहा इसको, क्यों कल ही बयान आ जाएगा कि मैं उसको स्थगित करता हूँ अगले 3 महीने के लिए। पीपल आर फेड अप एंड पीपल हैव मेड अप देयर माइंड टू नॉट टू लुक एट एनी थ्रेट ऑफ ट्रम्प ऑन टैरिफ्स एट लीस्ट। सर, मुझे लगता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ईरान का रुतबा, दबदबा और क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में। और भारत में ईरान हीरो और खाड़ी देशों में ईरान एक सुपर पावर बनकर उभरा है। फैक्ट है ये। ईरान हैज़ emerged एज ए विनर with high moral. Trump has emerged as a loser with low credibility, low moral. और सारे संसार ने देखा है कि वो लीडरशिप को किल कर पाया इजराइल के सहयोग से, जो है नष्ट कर पाया आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको, लेकिन लड़ाई जीत नहीं सका, उनके मोराल को तोड़ नहीं सका। और उल्टा क्या हुआ, गल्फ कंट्रीज हिट हो गए उसके अंदर, आपने देखा जापान और वो लोग सोचने लग गए दूसरे जो है। तो कुल मिला के ये स्थिति बिल्कुल फैक्ट है। ईरान हैज़ एमर्ज अगेन ए जैसे रैकनिंग फोर्स और ए हीरो और ए न्यू ब्रांड इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड स्पेशली जो है, और संसार के सारे मुस्लिम राष्ट्र, चूँकि मुस्लिम राष्ट्र में क्या है, मुस्लिम लोगों में एकता बड़ी अद्भुत होती है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, दैट जो है। तो आज चाहे भारत है, मुस्लिम जहाँ भी है, ईरान हैज़ एमर्ज एज ए हीरो अमंग ऑल मुस्लिम स्पेशली। और जो नॉन मुस्लिम है उन्हें उसका दबदबा है कि देखो हमने क्या किया, हमने ट्रम्प को हरा दिया। इंप्रेशन तो ये है ना, ईरान हैज़ वन बैटल ऑफ परसेप्शन, और वो परसेप्शन सारे संसार में आज तक तो यही है कि भाई ट्रम्प हारा, ईरान जीता, नैतिक हार की बात हो रही है। तो आज तो यही स्थिति है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इस ऑपरेशन में ईरान के खिलाफ जो चल रहा है इजराइल और अमेरिका का अनकॉल्ड फॉर ऑपरेशन में, कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी पर ही फर्क पड़ा है? और लॉन्ग रन में आप क्या कुछ इफेक्ट देख पाते हैं? अमेरिका बर्बाद हो रहा है, लॉन्ग रन में अगर ये चलता रहा तो और बर्बाद हो जाएगा। आज धनी राष्ट्र की इमेज है, एक भिखारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक गरीब राष्ट्र की इमेज उसकी जो है बन जाएगी। रही बात इकोनॉमी की, तो अब एक दिन का खर्चा जो है वो $1 अरब का वो रोज़ का आ रहा है। और लड़ाई कितने दिन चलेगी मालूम नहीं। वियतनाम में घुसे थे तो 3000 सैनिक लेकर के घुसे थे, ठीक है, और ये था कि जल्दी ख़त्म कर लेंगे। 4 साल बाद मालूम पड़ा कि 5 लाख से अमेरिकन सैनिक हो गए और अमेरिका दिवालिया होने के कगार पे आ गया है। तो ये स्थिति अगर चलती रही यहाँ पे, जिसे कहते हैं, तो इट्स ए वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर अमेरिका। सर, जहाँ तक तेल और गैस का सवाल है, इस संघर्ष के चलते ईरान और खाड़ी देशों के तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। उनको फिर से डेवलप करने में, पुनर्निर्माण करने में और उस नुकसान की भरपाई करने में कितना वक्त लग सकता है? बहुत वक्त लगेगा। अभी तो कैपेसिटी 70% रह गई है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जब सब लड़ाई करके लोग आगे बैठ जाएंगे अपने अपने कैंप में, तो बहुत रोएंगे कि हमने क्या किया अपने हाथ से। सारे हमने पुल उड़ा दिए, सारे गैस की फैक्ट्रियाँ उड़ा दी हमने, ऑयल के जो इंस्टॉलेशंस थे वो उड़ा दिए। समय लगेगा इसमें, और इस कमी को और इस दुख को सारा संसार भुगतेगा, कि ऑयल और गैस केवल वहीं के लिए थोड़ी है, सारे संसार में आती है, आप देखते हैं जो है। तो बहुत नुकसान हुआ इसका, एंड इट विल टेक ईयर्स। अभी 70% कैपेसिटी है, लड़ाई रुक जाएगी तो 1-2 साल में वापस 100 पे आ जाएंगे। लड़ाई नहीं रुकेगी तो दे गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। सर, इसी बीच ईरान ने एक और चेतावनी दी कि अगर ट्रंप ने अपनी सेना भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश की तो फिर ईरान हूतियों की मदद से लाल सागर में बाब अल मंदेब को बंद करवा देगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, उनका एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर जो है। अब 20% ट्रैफिक सारा संसार का जो है ये हॉर्मुज से गुजरता है, और जो दूसरा लाल सागर का है 10% कैपेसिटी उसकी है। इफ़ दे जॉइन हैंड्स तो 30% संसार की स्थिति जो है उसमें फंस जाएगी। प्लस ईरान का एक मॉरल मैसेज जाएगा परसेप्शन का कि हम अकेले नहीं हैं, हम केवल अपने साधनों तक सीमित नहीं हैं, दूसरे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं और हम संसार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो उनका है, जो पॉलिटिकल बार्गेन है अमेरिका का, उसको एडवर्सली जो है प्रभावित करेगा। तो फैक्ट है ये कि ताकत बढ़ेगी ईरान की इससे। सर, हॉर्मुज को खुलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में फ्रांस, चीन और रशिया का बार बार वीटो रखना
ईरान के पक्ष में? वो दोस्ती निभा रहे हैं, अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं ईरान के पक्ष में। हॉर्मुज़ नहीं खुले इसके लिए क्या ईरान के साथ हैं, वो इनके खिलाफ हैं। इज़ ए पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी मूव, नथिंग रॉन्ग इन इट। सर सीज फायर के बारे में अलग अलग दावे हो रहे थे, ईरान अमेरिका के बीच में तनाव था, फिर एंड वक्त पर युद्ध विराम कराया किसने? दोनों पक्ष ये कहते हैं कि हम नहीं झुके, सामने वाले ने युद्ध विराम कराया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसमें चाइना का रोल रहा है। ये भी कहा गया है कि ट्रंप ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला, यार कराओ किस तरह से, मुझे निकालो इस संकट में से सुबह 5 बजे, दैट वज है। लेकिन चाइना का रोल मेरे आकलन में डिसाइसिव था। चाइना ने धमकी दी ईरान को कि आप कर लो इसको, मान जाओ बस बात, मेरा सपोर्ट चाहते हो तुम, मोटी भाषा में। तो ईरान ने पलट के कहा कि हमें इस बात की सुरक्षा गारंटी चाहिए कि जो वार्ताओं के दौर होंगे, इजराइल कहीं हमें वहीं नहीं उड़ा दे आके, जो है, तो सुरक्षा गारंटी चाहिए। तो गारंटी दी गई। तो मोटे तौर पे मैं मानता हूँ कि जो हुआ है इसमें पाकिस्तान का थोड़ा सा रोल रहा है लिटिल, और मेजर चाइना का रोल रहा है, डिसाइसिव रोल रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि कोई न कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग एक पॉलिटिक्स में होता है ना, साथ साथ चलती है। तो ट्रंप और चाइना के बीच कोई चल रही है। अब ट्रंप जा भी रहे हैं चाइना, आप देखिए, तो हो सकता है ट्रंप ने चाइना का मोरल सपोर्ट मांगा हो कि यार मुझे बाहर निकालो, ऐसा लगता है। सर अमेरिका और ईरान दोनों ही इस बात का दावा कर रहे हैं लगातार कि ये जो युद्ध विराम की घोषणा हुई है इससे जीत उनकी हुई है, और सीज फायर जो हुआ उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक तरीके से पहल भी दूसरी पार्टी ने की, यानी कि अमेरिका कह रहा है ईरान ने की और ईरान कह रहा है अमेरिका ने की। बिल्कुल सही है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की अपील पे हमने समझौता किया है, ठीक। ईरान साइलेंट है, लेकिन ईरान का एक्शन और सराउंडिंग से बताती हैं चारों तरफ की जो प्रेशर ट्रंप ने क्रिएट किया समझौते के लिए, उसे मैसेज क्लियर जाता है एक तरह से कि ये समझौता तो जिसे कहा ना गिड़गिड़ाया क्या अमेरिका जो है, तो अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट करके इधर से उधर से वो समझौता जो है वो करवाया। ईरान हो सकता है उतना इंटरेस्टेड नहीं था समझौते के अंदर जो है। तो हम ये इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रंप ने अपने प्रयासों से और अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और रेपुटेशन की उसके लिए जो है ये समझौता करवाया। और ये जो कह रहे हैं ना कि ईरान की अपील पे हुआ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर तो फिर आपको ये लगता है, क्योंकि ट्रंप ने भी इस तरह के संकेत दिए कि इस पूरे सीज फायर के प्रकरण में चीन का भी एक बड़ा रोल रहा, वो तो खुद कहते हैं कि चीन का रोल है, उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया है। तो ये मतलब बड़ी डिप्लोमेसी ब्रिलियंस की बात है कि ट्रंप मतलब एक सामान्य व्यक्ति की भाषा बोल रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपको ओबलाइज कर रहा है तो उस ऑब्लिगेशन को स्वीकार कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ठीक है चाइना समझौता रख रहा है। तो अच्छी बात है कि ट्रंप रिकॉग्नाइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइना जो है। तो इससे अल्टीमेटली जो विश्व शांति है उस दिशा में यह एक अच्छा कदम है कि ट्रंप और चाइना दे आर कमिंग क्लोजर। सर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक स्टेटमेंट आया, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। तो किस तरफ इशारा है शी जिनपिंग का? इशारा क्लियर है, ट्रंप की तरफ है इशारा उनका। बड़े ब्रिलियंट स्टेटमेंट, इसे कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष होना, इसे कहते हैं राष्ट्रपति होना। साल में एक बार बोलना, ठीक है, बुद्धिमत्ता की बात करना, विजडम की बात करना, अकल की बात करना, स्ट्रैटेजी की बात करना, डिप्लोमेसी की बात करना। आप देखिए, और ये तो सब जानते हैं, एक तरह से खुद शक है, ट्रंप को शक है कि मेरे मित्र ज़रूर हैं अपेरेंटली, लेकिन चाइना रशिया जो है ना ये बैक डोर से और रिमोट कंट्रोल पे ईरान के साथ खड़े हैं और पिन पॉइंटेड जानकारी दे के उनको हमारे जो अटैक हो रहे हैं अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे ईरान कर रहा है, वो खुद इस बात से हैरान है दैट वे। तो ये तो है पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज जायज जो कहना चाहिए, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, ये सब कुछ सीज फायर के बावजूद भी क्या अमेरिका मान जाएगा? वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस या अपनी जो सेना है, ज़मीनी सेना, वो ईरान में नहीं भेजेगा? देखो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का आकलन है, वो आकलन ट्रंप के विचारों पे उनके उद्धृत करते हैं विचार, जो उनकी घोषणाएं हैं उस पर आधारित है। वो घोषणाएं रोज़ बदलती हैं, दिन में 3 बार। तो वो जो मोह है उनका घोषणा करने का और आगे बढ़ने का और ये कहने का समझौते की पालना में पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो ग्राउंड फोर्सेस को वहाँ उतार दें वहाँ पे जो है। और ये एक आत्मघाती फैसला हो सकता है उनके लिए। कारण क्या है? 14 लाख आर्मी है ईरान के पास, और राष्ट्र में ऐसा राष्ट्रवाद का माहौल चल रहा है इसमें, जैसे कहना चाहिए उसकी आँच में राष्ट्रवाद पक रहा है, राष्ट्रीयता की आँच में जो है। तो जो जनता है वो कहती है हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हम सैनिक बनना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, दूसरा वियतनाम दैट विल है। तो बहुत लंबा चलेगा। तो ऐसा लगता नहीं है मुझे कि ट्रंप ज़मीन पे उतारे, लेकिन कह नहीं सकते ट्रंप के बारे में
उसके मन में ऐसा होगा कि चलो एक बार मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, हॉर्मुज़ को नीचे उतार के लोगों को वहाँ पे जो है, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। ट्रंप का जो मूड आज जो है, उसकी धमकियाँ जो हैं, उससे मैं इनकार ये नहीं करता कि वो वहाँ अपनी सेना नहीं उतार सकता है। तो फिर सर, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के इर्द गिर्द सारी बातें रहती हैं, क्रिटिकल जो ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जहाँ से इतना 20% तेल गैस जाता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री को भेज कर इसको खुलवा सकते हैं? क्या इतनी क्षमता है? कर सकते हैं, क्षमता में तो कोई इशू नहीं है। कुछ ग्राउंड फोर्सेस भेज देंगे, बाकी एयरफोर्स है, नेवी है। बिल्डिंग उड़ाना है तो है उस रास्ते को, संकरा सा रूट है, उस रास्ते को उड़ाना है। और वो क्या उड़ाएंगे? ईरान ने पहले इंतजाम कर रखा है कि जैसे था कि रानियाँ कूद जाती थी कि शत्रु आ रहा है एक ज़माने में, तो आत्मरक्षा व्यक्ति कार्रवाई करता है कभी कभी, जैसे कहते हैं बिखेर देता है चीज़ों को, दैट वे। तो ईरान ने तैयार कर रखा है, सारी उसने सुरंगें बिछा रखी हैं अंदर। अब उनको दिक्कत आ रही है जहाज़ को पास करने में। वो सोचते हैं कल को अमेरिका अगर आया तो हम अपने हाथ से उड़ा देंगे इसको, दैट वे। तो सवाल ये है कि हॉर्मुज़ के उड़ने की पूरी संभावनाएं हैं, चाहे अमेरिका उड़ाए उसको, चाहे ईरान खुद उड़ाए उसको। तो संसार में जो अंधेरा होगा उसके कारण से पेट्रोल डीजल का, वो देखा जाएगा उसमें। लेकिन आज उसको उड़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर ट्रंप का यही मूड रहा तो। सर, भारत और अन्य देशों के शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है इस कथित सीज फायर का? और सर, भारत की अगर शेयर मार्केट की बात करें, क्या फिर से धीरे धीरे खड़ा हो रहा है? भाई शेयर मार्केट तो डूब ही गया था। देखिए 51 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूबे इसी 40 दिन में। अब मार्केट खड़ा हो रहा है। मेरे मित्र हैं संजीव श्रीवास्तव, थोड़ा वो शेयर वेयर देखते हैं, तो उन्होंने कहा 86,000 जो है पे पहुंच गया था इंडेक्स जो है, और वो 71 पे आ गया। आज मैंने देखा रात की 77 पे बता रहे हैं आ गया। तो ज़बरदस्त इसे कहना चाहिए इम्प्रूवमेंट है, रिकवरी है इसमें, दैट वे जो है। तो अच्छी बात है, शेयर मार्केट खड़ा होगा तो इकॉनमी खड़ी होगी। तो शेयर मार्केट बिल्कुल जो सो गया था, एक तरह से निराशा का भाव था, वो धीरे धीरे इज गोइंग अप। सर, क्या इस युद्ध विराम में भी प्रधानमंत्री मोदी का जो सिद्धांत है कि युद्ध में जो भी समाधान होता है वो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि टेबल टॉक से होता है, क्या वो प्रमाणित हुआ? 100% प्रूव मोर देन वंस, जिसे कहना चाहिए। वो कई बार कह चुके हैं इसके अंदर है कि लड़ाई डिप्लोमेसी डायलॉग से ही जीती जा सकती है, सोल्यूशन वार का वहीं से आएगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में बात हो रही है ना, लड़ ली 40 दिन 42 दिन तक आपस में, एक दूसरे को नष्ट कर दिया, घूम के कहाँ आए वापस, उसी टॉक टेबल पे आए हैं। और नरेंद्र मोदी को इंतज़ार है कि रूस और यूक्रेन उन्हें कब बुलाते हैं। पहले बुलाने वाले थे समझौता कराने के लिए, फिर कुछ डायलूट हो गई सिचुएशंस, तो जाके समझौता कराओ वहाँ पे। इससे तो नरेंद्र मोदी का जो डॉक्ट्राइन है, जो प्रिंसिपल है, ये ग्लोबली प्रूव हो गया इस बार कि सोल्यूशन ऑफ वॉर नॉट इन ग्राउंड, इट्स ऑन द टेबल ओनली, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। जो नरेंद्र मोदी का डॉक्ट्राइन प्रूव हुआ है कि सोल्यूशन लाइज ओनली विद डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, उसी पे मीडिया ने लिखा, संवाद की राह जो है। तो नरेंद्र मोदी के जो स्लोगन होते हैं, जो सक्सेस होते हैं, जो ब्रांडिंग करते हैं एक तरह से, एक और पॉपुलर ये स्लोगन है इसका नरेंद्र मोदी के उस डॉक्ट्राइन को देखते हुए, संवाद की राह, अर्थात डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन। सर, युद्ध के पहले दिन से नरेंद्र मोदी का स्टैंड रहा है कि युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। आम नागरिकों के प्रति प्रधानमंत्री की इस कमिटमेंट को आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, सारा देश प्रभावित है इससे। उन्होंने सरेआम कैबिनेट में और सब जगह कहा कि सिटीजन सेफ्टी फर्स्ट जो है ये, और किया उन्होंने, और इसकी तारीफ है सब जगह। सबसे बड़ी बात यह है, वो जो कहते हैं ना कई बार लोग, फिर वही पुरानी बात, मोदी है तो मुमकिन है। इस सारी लड़ाई में उन्होंने एक एक दिन बैठ के इस तरह से सिचुएशन को मॉनिटरिंग किया है, कौन आदमी कहाँ फंस गया है उसको निकालो वहाँ से, कौन सा सामान कहाँ अटक गया, हमारा गैस ऑयल अटक गया उसको ये लाओ यहाँ पे जो है। तो नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है, एंड वंस अगेन नरेंद्र मोदी हैज़ प्रूव्ड हिज कमिटमेंट, ही हैज़ स्टूड बाय हिज कमिटमेंट। और सारा देश जानता है इस पूरी लड़ाई के अंदर में भारतीय सुरक्षित हैं सब जगह, भारतीयों में कोई हमला नहीं हुआ, जो सामान नहीं आ रहा था वो टैंकर भी आए। ईरान इन वे उनकी लड़ाई थी, ईरान ने हमें टैंकर आने दिए। तो नरेंद्र मोदी का जो प्रिंसिपल है दैट पे जो है ना कि सिटीजन सेफ्टी फर्स्ट, वो उन्होंने प्रूव किया है इसमें। सर, और पीएम मोदी की कूटनीति का एक ऐसा चमत्कार है कि इस युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों ही भारत को और पीएम मोदी को अपना मित्र राष्ट्र समझ रहे हैं, मित्र समझ रहे हैं पीएम मोदी को भी। और सर, जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया है, ये कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, इट्स ए डिप्लोमेटिक मिरेकल ऑफ नरेंद्र मोदी। ईरान कभी हमारे खिलाफ हुआ करता था, ठीक है, अमेरिका से रिश्ते हमारे अच्छे हैं, इसके बावजूद ईरान आज एक मित्र के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि वी आर फ्रेंड्स, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप मित्र के साथ खड़े हैं। और हमारे टैंकर तिरंगा लगाए उस पर, जो पूर्णिमा ने कहा कि आ रहे हैं वहाँ से, चले जो है
कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है नरेंद्र मोदी की जो है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ इससे कि जब इंडियन शिप्स को सेफ पैसे दिया ईरान ने, तो संसार में हैरानी थी इस बात की, अमेरिका हैरान था कि ये क्या हुआ, इनकी दोस्ती कैसे हुई। तो दिस इज़ ओनली नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी, हिज पर्सनल रिलेशनशिप विद द पीपल एंड हिज इमेज ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव ग्लोबल लीडर जो है, उसके कारण से ईरान ने ये फ्रेंडशिप का हाथ जो आगे बढ़ाया। संसार के कई देशों को आश्चर्य हुआ, बट वही बात, मोदी है तो मुमकिन है। जी सर, पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति और ईरान से दोस्ती के चलते अब तक कितने इंडियन शिप हॉर्मुज को पार करके भारत पहुंच चुके हैं? 8-10 शिप्स आ गए हैं, एक एक करके। एक शिप ऐसे आता था, राष्ट्र उत्सव का माहौल होता था। नरेंद्र मोदी खुद सुबह 4 बजे बैठ के उसको मॉनिटर करते थे, और रोज़ दिन में मीटिंग करते हैं विदेश मंत्रालय के साथ, आप देखिए, गैस मंत्रालय के साथ, रक्षा मंत्रालय के साथ, वहाँ का फीडबैक लेते हैं हर 2 घंटे में। एक शिप को मॉनिटर करते थे, वहाँ से निकला कि नहीं, गुजरात पहुँचा कि नहीं, महाराष्ट्र के उस पोर्ट पे पहुँचा कि नहीं, सारा जो है। तो 8-10 शिप आए, बहुत बड़ी बात थी उसमें। कुल देखें अगर तो आज मैंने सुना 27 शिप अभी भी खड़े हैं वहाँ पे, और अब कैपेसिटी ऐसी है कि कल जो फर्स्ट डे था बहुत मुश्किल से 7 शिप निकले। 7 वो निकले जिनका पहले एग्रीमेंट था ईरान के साथ में, क्लियरेंसेस थी उनके पास में। अब आज थोड़ा सा समझौता वार्ता का थोड़ा बहुत माहौल बना है, तो लेट्स होप। कुल मिला के सुना है कि 800 जहाज में अटके हुए हैं, और बंदरगाहों पे अरबों रुपए का सामान वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया कंपैरेटिवली सेफ है, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है दैट वे, जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चिंता मत करिए, गैस और पेट्रोल की कमी कभी नहीं आने दूंगा, दैट वे जो है, तो वो सिचुएशन स्टैंड करती है। इंडिया डजंट नीड टू वरी मच, जिसे कहते हैं। हमारी स्थिति कंपैरेटिवली काफ़ी ठीक है इस समय। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध की घड़ी है, और युद्ध की घड़ी में परेशानियां हमें मिलकर अब साथ में इससे निकलना होगा, परेशानियों का सामना हमें करना होगा। सवाल ये है सर, तमाम प्रयासों के बावजूद भी क्या आने वाले दिन परेशानी भरे होंगे? और दूसरा ये कि पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कई देश इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं। तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगे हो गई, फर्टिलाइजर महंगे हो गई। क्या आने वाले दिनों में भारत में भी ये स्थिति रहने वाली है? देखो, बेसिकली क्या, नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, हर सिचुएशन को फेस करने का, जो कहते हैं मैं चुनौतियों को चुनौती देता हूँ, दैट वे। और इस सारे संघर्ष में इस 42 दिन में सिद्ध किया है कि भारत पे, भारत के इंटरेस्ट पे, भारत की जनता पे कोई आंच नहीं आए। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए कि पेट्रोल डीजल गैस के भाव नहीं बढ़े जी, आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और सप्लाई आई थिंक जस्ट टू द ट्यून ऑफ 95%। आप कैसे थोड़े बहुत तो हर जगह गली मोहल्ले में लाइन लगती होता है, लेकिन सारा बिल्कुल जो है परफेक्ट रहा जी। अब महंगाई की बात देखिए तो कोई छोटा मोटा को असर हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो है। यहाँ न तो लॉकडाउन हुआ, आप देखिए, न कीमतें बढ़ी, न वर्क फ्रॉम होम हुआ यहाँ पे जो है। तो दूसरे देशों में कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मोटे तौर पे इसका सारा श्रेय नेचुरली लीडरशिप को जाता है। तो नरेंद्र मोदी डिजर्व्स ए वोट ऑफ, जिसे कहना चाहिए, अप्रिशिएशन जी। सर, फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन आगे चल के इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखो, युद्ध अगर लंबा चलता है तो इंडिया आल्सो हैज़ लिमिटेशंस। यहाँ तक नरेंद्र मोदी खींच के लाए हैं देश को, देश की जनता को। उन्हें तकलीफ़ नहीं आने दी, शॉर्टेज नहीं आने दी, भाव नहीं बढ़ने दिए, डिलीवरी सप्लाई बनाए रखी। लेकिन लिमिट है हर चीज़ की। अगर वहाँ से माल आना ही बंद हो गया, पेट्रोल आना बंद हो गया, डीजल आना बंद हो गया, गैस आना बंद हो गई वहाँ से, आप देखिए, उसके कारण से अगर फिर महंगाई और ये सारी बातें होती हैं दैट वे जो है, तो कुछ तो असर आएगा भारत पे। लेकिन ये निश्चित है कि आज जो लीडरशिप है और जो उनका जो कमिटमेंट है उनकी सरकार का, जिस तरह से इन्वॉल्व है वो सारे प्रोसेस में, असर आएगा तो वो टोकन असर होगा, नॉमिनल असर होगा। और संसार के किसी भी दूसरे देश की तुलना में हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस वॉर का, वो आपको कम से कम दिखाई देगा। आप देखिए ना, एक सर्वदलीय बैठक करी उन्होंने, पहले विश्वास में लिया सबको, मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना दिया, सेक्रेटरीज का ग्रुप बना दिया, दिन में सबकी मीटिंगें होने लग गई। इतना मॉनिटरिंग तो बहुत मुश्किल है, शायद ही कोई देश करता हो, शायद ही कोई प्रधानमंत्री करता हो या राष्ट्रपति करता हो, दैट वे जो है। तो दिक्कतें आ सकती हैं, मेजर चिंता की बात नहीं है। सर, मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक संकट से निपटने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए? सबसे बड़ा कदम तो उन्होंने जो छूटते कहा था उसके अंदर है कि सिटीजन सेफ्टी फर्स्ट जो है, और दूसरा उनका भरोसा, कमी नहीं आने दूंगा सप्लाई में, गैस हो, पेट्रोल हो, ये है। और तीसरा क्या है कि मॉनिटरिंग, फिर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई, सर्वदलीय बैठक में सबको विश्वास में लेना, मंत्रियों के ग्रुप बनाना, सेक्रेटरीज़ के ग्रुप बनाना, दैट वे डेली मॉनिटरिंग करना। और संसार के जो दूसरे देश हैं जहाँ से हमारी सप्लाई होती है, उनसे पर्सनली फ़ोन करके अपना संवाद बनाए रखना, अपना कनेक्ट बनाए रखना, और अपनी जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है, पर्सनल जो मॉरल अथॉरिटी है,
उसको देश के लिए यूज़ करके वो इस स्थिति पे यहाँ तक लाए कि ये 42 दिन हमारे जो है अभी तो लगभग अच्छे कट गए, कोई बड़ी मुसीबत हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा जब वक्त आएगा। तो फिर सर भारत में हम कहाँ कहाँ से यूरिया, तेल, एलपीजी, गैस ये सब ले रहे हैं? कितना स्टॉक इन सब का हमारे पास बचा हुआ है? और एक ही डेवलपमेंट जो हुआ है, कितने सालों बाद ईरान से हम तेल वापस खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखते हैं। हाँ, देखिए पहला तो आपने कहा, तो मैंने कहा कि 92% एलपीजी तो जो है 4 देशों से आता है। तेल और ये सब 41 राष्ट्रों से खरीद रहे हैं। पहले लिमिटेड था, नरेंद्र मोदी ने एक्सपांड कर दिया उस सारे एरिया को, ताकि एक सा वजन नहीं पड़े और हम किसी एक पे डिपेंड नहीं करें। तो वो तो स्थिति अच्छी है इसमें, एलपीजी की स्थिति ठीक है और पेट्रोल इसकी स्थिति ठीक है। और रशिया का एक और अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया, तो अब तो इंडिया में पेट्रोल और इसकी कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। और रशिया से मैंने पढ़ा कि उनके पास में 9.5 मिलियन बैरल का स्टॉक है, तो 5.1 मिलियन बैरल जो है वो इंडिया के पास आ गया है। तो अभी तो क्या है कि इंडिया का गोदाम भरा हुआ है तेल से, आप यूँ कह दीजिए, कटसी रशियन ऑयल। तो कुल मिला क्या कि इंडिया इज़ लकी, मोदी लीडरशिप इज़ लकी। एट द मोमेंट देश में जो है पेट्रोल गैस की उस तरह की कोई मेजर शॉर्टेज नहीं है इस समय। और सब मेजर क्राइसिस ना भी हो इसकी तैयारी, जैसे इसी क्रम में भारत ने सस्ता तेल और गैस लेने के लिए वेनेजुएला और अंगोला के साथ भी समझौता किया है। आपको कोई जानकारी है इसकी? हाँ, समझौता किया है, 6 साल का समझौता है। दैट वे जो है अभी इसी महीने 1.2 मिलियन बैरल जो है पेट्रोल आया है दोनों से। तो क्या ना, ये नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक रूट्स हैं जिसे कहना चाहिए। कल को कोई क्राइसिस हो जाए किस स्थिति में, तो भारत 41 देशों से संबंध बना के, 6 देशों से संबंध बना के, अलग अलग अल्टरनेटिव रूट्स लेकर के अपना घर को भर के रखे, अपने स्टोर को, गोदाम को भर के रखे जिसे कहते हैं। तो इट्स ए गुड डेवलपमेंट। रशियन का गुड डेवलपमेंट है, वेनेजुएला गुड डेवलपमेंट है, अंगोला गुड डेवलपमेंट है। तो दे आर एनरिचिंग इंडियाज़ कैपेसिटी टू हैव पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारा जो है अच्छा डेवलपमेंट। सर, सीज़फायर के कुछ दिन पहले ही भारत समेत 35 राष्ट्रों ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की एक पहल की थी। सर, उसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा था कि दे क्रिएटेड ए प्रॉपर मॉरल इन्फ्लुएंस ओवर ट्रम्प एंड द एंटायर वर्ल्ड। और ट्रम्प को 2 लाइन का मैसेज था कि ठीक है, कीप ऑफ फ्रॉम हॉर्मुज, हम खुद खुलवा लेंगे इसको, बैठ के जो है आप एक तरफ बैठिए। तो ट्रम्प बाहर हुए उस समय, उस एक्सरसाइज से, उस दिन जो है, और 35 देश से जो थे इन्होंने बैठ के अल्टरनेट सारा प्लान बनाया वहाँ पे। वो प्लान आगे बढ़ता, इससे पहले तो ट्रम्प की धमकियाँ, हमले और ये सब चालू हो गया। दैट वे दैट एक्सपेरिमेंट और एफर्ट्स इज़ टू बी सीन एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रम्प मैकेनिज्म या ट्रम्प थ्रेट्स। ट्रम्प की जो धमकियाँ हैं और मुझ पर, उसके विकल्प के रूप में ये राष्ट्र इकट्ठे हुए हैं। और फिर कभी ऐसी स्थिति आती है तो ये राष्ट्र एक विकल्प के रूप में फिर से खड़े होंगे। सर, युद्ध के कारण खाड़ी देशों से केरलम के लोग वापस लौट रहे हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। इनके आने से जो अरबों रुपए का रेमिटेंस है उस पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इनके रोजगार का भारत में क्या होगा? देखो, लौट के तो आ रहे हैं। अब 2 तरह से लोग लौट के आते हैं। एक तो पहले दूसरे कई देशों में क्राइसिस हुआ तो अपने प्लेन्स गए, एयर इंडिया के लेके आए। अब इसमें क्या, मन से तो कोई लौटना नहीं चाहता, क्यों काम धंधा चल रहा है उनका यूएई में, खाड़ी देशों में, दुबई में, आप देखिए कतर में, कुवैत में, सब काम चल रहा है, कोई आना नहीं चाहता। मजबूरी में आना पड़ा अगर वहाँ से, तो उनका स्वागत है एट द सेम टाइम। लेकिन स्वागत में क्या 2 बाधाएं हैं, रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगी। तो रेमिटेंसेस 5 लाख करोड़ की रेमिटेंसेस आती हैं हर साल में, बहुत बड़ी बात है। और एम्प्लॉयमेंट का इशू है जी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी संख्या में लोग छोड़ के आएंगे यहाँ पे। लोग समय के साथ साथ जीना सीख जाते हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहेगी तो कहेंगे हम यहाँ ठीक है, दुबई में अपने जो भी है ठीक है, दुबई में, यूएई में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हम ठीक है, कतर में, बहरीन में जहाँ बैठे हैं ठीक है। तो बड़ा क्राइसिस आएगा नहीं। आएगा तो एक तो क्या है, वो लोग जो फोर्स वहाँ से आएगी वर्केबल फोर्स है वो जी। वो बाबू नहीं है, वहाँ से काम करने वाले लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, और रास्ता अपना खुद ढूंढ लेंगे। तो मेजर कोई क्राइसिस इसमें आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, रेमिटेंसेस पे ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ लोग तो आ ही जाएंगे ना यहाँ पे, वो तो कहेंगे नहीं हम तो यहीं रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वो एक 10-20% का उसमें फ़र्क पड़ सकता है। सर, आखिर ट्रंप और मोदी के बीच में बेसिक अंतर क्या है? बहुत अंतर है। अगर आप एक सेंटेंस में कहें, मोदी इज ए सेंसिबल एंड वाइज पर्सन, ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल एंड whimsical. वेरी सिंपल। मोदी इज ए विजनरी, ट्रंप I don't say he doesn't have any vision, but his vision is only destructive. His vision is not constructive. Modi's vision is constructive. You can say this. जी सर, आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज के लिए इतना रेलेवेंट क्यों? रेलेवेंट है, कभी कोई भगवान किसी देश को कोई वरदान देता है
तो ईरान को वरदान दिया उन्होंने, ईरान को ओमान को वरदान दिया है। संकड़ा सा रास्ता है, आप देखोगे ना कोई शक्ल ना सूरत ना कोई बात, ना समुद्र में हज़ारों मील समुद्र फैला हुआ है, वो भी फैला हुआ है, लेकिन ईश्वर ने उसको ऐसा दिया है कि सारा जो ट्रैफिक है 20% पूरे संसार का जो है एक तरह से क्रूड ऑयल एंड गैस वैस सब जो है वो वहाँ से निकलता है, वहाँ से निकलना ज़रूरी है। और वैसे तो आम बात है, संसार में समुद्र खुला हुआ है कि आप करिए, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं हमारा अधिकार है। और ईरान वाले, और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये है कि अगर 22 किलोमीटर में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है तो आपका अधिकार है। अब ये तो क्या है कि ईरान की सीमा में केवल 5 किलोमीटर भी हॉर्मुज है, इन्होंने अपना अधिकार बना लिया है। ट्रंप कहता है मैं इस अधिकार को मानता नहीं हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय जल संपत्ति है, हम इसको वैसे करेंगे। लेकिन अभी तो ये नहीं कि उनकी संपत्ति है और मतलब उनका बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। और इस वॉर में जो अमेरिका को उन्होंने जो झुकाया है या जो किया है उसमें हॉर्मुज एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट रहा है। तो हॉर्मुज है, उसकी एक गॉड गिफ्टेड एक उसकी लोकेशन है, एक जोग्राफिकल उसकी सिचुएशन है, दैट वे जो है, और वो लोग अरबों रुपये कमा रहे हैं इससे। सर, हॉर्मुज को बंद करने के साथ साथ ईरान ने ये कहकर भी एक बड़ा बखेड़ा यहाँ पर खड़ा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन के जहाज के अलावा प्रत्येक देशों के जो जहाज निकलेंगे उनको $2 मिलियन यानी कि हर बैरल पर $1 का टोल टैक्स, परमिट, साथ ही लाइसेंस लेना होगा। ये मुद्दा कैसे सुलझेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये। अब ये तो क्या ब्लैकमेल है, आदमी को कई बार अपनी शक्तियों का एहसास होता है तो आदमी मांग करता है, उसको अनरीजनेबल मांग होती है तो आदमी कहता है ब्लैकमेल है, तो उनका ब्लैकमेल है। पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन ट्रंप ये होने नहीं देगा, ये तो तय मानिए आप। फिर झगड़ा हो जाएगा 4 दिन बाद, वो मानेंगे नहीं कि अभी तक हॉर्मुज खुला नहीं है ना प्रॉपरली। ट्रंप कब तक वेट करेगा? 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, और फिर वापस उसी मुद्रा में आ जाएंगे। तो हॉर्मुज से पहली बात तो ये कि स्वतंत्र आवागमन तो हो, टोल टैक्स तो बात की बात है। रीजनेबल टोल टैक्स मांगेंगे तो लोग दे देंगे। अगर आप $2 मिलियन मांगोगे एक दिन के तो कोई आपको देने वाला नहीं है। और उनके दिमाग में आ गया कि मुझे तो इससे 2500 करोड़ की इनकम होगी रोज़ की तो मैं लूँगा। अब ये तो फिर वो वाली बात है ना, इज़ नॉट फेयर दैट वे जो है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में इस हॉर्मुज का होता क्या है, खुलता है कि नहीं खुलता है। टोल टैक्स तो बाद में है। पहले उसने कहा मैं चाइना की करेंसी में लूँगा पेमेंट, फिर उसने कहा मैं क्रिप्टो की करेंसी में लूँगा पेमेंट, फिर उन्होंने युआन में पेमेंट लिया। अब फॉर्चुनेटली उन्होंने कहा ठीक है मैं तो अपनी मुद्रा में पेमेंट ले लूँगा इसका, तो वो पेमेंट का मुद्दा सॉल्व हो गया। अब सवाल ये है कि वो कब खुलता है, नंबर 1, और नंबर 2, $2 मिलियन जो रोज़ मांग रहा है, इस पे राष्ट्र तैयार होते हैं कि नहीं। दीज क्वेश्चंस आर टू बी सीन इन फ्यूचर। सर, और एक पल के लिए अगर मान भी लेते हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग लंबी चलती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है, तो भारत समेत दूसरे देशों के पास में और समुद्री वैकल्पिक रास्ते क्या बचते हैं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए निश्चित तौर पर रास्ते बनेंगे, डेवलप होंगे। वैसे तो कोई इश्यू नहीं है ना, समुद्र हज़ारों लाखों किलोमीटर समुद्र फैला हुआ है। अब ये हॉर्मुज फंस गया बीच में, बढ़ा देंगे इसको किसी दिन जो है। विकल्प में टाइम लग सकता है कुछ दिन जो है, लेकिन संसार बहुत आधुनिक है। अमेरिका आधुनिक कंट्री है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं दैट वे है, तो सोल्यूशन ढूंढ लेंगे लोग जो है। बेसिकली इसमें यह है कि अमेरिका विल फाइंड ए सोल्यूशन इफ द सिचुएशन कम्स। सर, इस युद्ध के बीच में अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए जो छूट दी थी 11 अप्रैल उसकी तारीख थी, वो आज खत्म हो रही है। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद क्या? मेरा आकलन ये की तारीख बढ़ेगी आगे। आज अमेरिका कंडीशन थोपने की स्थिति में नहीं है, और खास हॉर्मुज का जो क्राइसिस है उसको दे, और उसको इंडिया का मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। तो लगता है मुझे और आगे बढ़ जाएगी वो जो छूट है कि रशियन तेल आप खरीद सकते हो, अमेरिका का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वो जो छूट है उनकी, आई एम होपफुल ये आगे एक्सटेंड हो जाएगी। सर, हॉर्मुज ब्लॉकेज की जो घटना है इसके बाद मुझे याद आता है 1956-57 का स्वेज नहर ब्लॉकेज। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस इंसिडेंट्स? हाँ, कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। 56-57 में नासर थे मिस्र के राष्ट्रपति। एक दिन उनको ऐसा ही ख्याल आया तो उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हम ही तय करेंगे, हॉर्मुज जैसे ईरान कह रहा है। तो ब्रिटेन फ्रांस ने कहा भी ऐसा कैसे हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, हम जाते आते हैं, टैक्स लेना ले लो, रीजनेबल हो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं है तो हम ही तय करेंगे। झगड़ा हुआ जो है, आर्मी आई बीच में, सब कुछ हुआ, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला। अल्टीमेटली क्या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही निकला, जो इस बात को फिर संकेत देता है वापस कि हॉर्मुज का सोल्यूशन भी फोर्स को यूज़ करने में, आर्मी को ग्राउंड पे लाने में नहीं है। इसका सोल्यूशन डिप्लोमेसी से है, जैसे स्वेज नहर का हुआ था। तो पीपल शुड लर्न ए मैसेज, ए लेसन फ्रॉम स्वेज इंसिडेंट। सर, 42 दिन पहले तक जो एक दुबई की छवि थी इस संसार में, सेफ टूरिस्ट, बिजनेस डेस्टिनेशन और प्रॉफिट मेकिंग रियल एस्टेट कंट्री की,
इस युद्ध ने उसे तोड़ कर रख दिया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से दुबई के गोल्डन डेज वापस लौटेंगे? लाने तो पड़ेंगे, बट इज़ ए ट्रेजेडी स्पेशली फॉर इंडियंस आल्सो। एक घूमने का स्थान था, सस्ता था, रीजनेबल था, जाते थे लोग, विदेश है, और दुबई क्या सारे संसार की सभ्यताओं का एक मिश्रण बन गया था, जिसे कहते हैं जियो ग्लोबल सिटी, या एक सेकुलर कंट्री वर्ल्ड का जो है। और संसार का जो भी नया आविष्कार होता था, खासकर आर्किटेक्ट में, बिल्डिंग में, आपको दुबई में देखने मिलता था। संसार का सारा फैशन, सारा ग्लैमर और संसार का सारा जो बिजनेस है, रियल एस्टेट है, वो दुबई में था। एक तरह से दुबई वाज ए न्यू डेस्टिनेशन सेंटर। और बाकी देश के पुराने हो गए थे, लंदन है आपका, फ्रांस है, अमेरिका है। ये जो है दुबई 21वीं सदी का राष्ट्र था। संसार का नए से नया जो प्रयोग है दुबई में होता था। लोग खुश थे, खुशहाल थे। अब ये नज़र लग गई। अब ये कितने दिनों में ठीक होगा? जैसे कश्मीर में हुआ था, पहलगांव हुआ तो 3-4 महीने हालात ख़राब रहे, बाद में ठीक हो गए। अब मैं गया श्रीनगर तो फुल था, श्रीनगर सारे होटल फुल थे, दैट वे। तो समय लगेगा और डिपेंड इस पे करेगा आने वाले दिनों में फिर हमले तो नहीं हो रहे वहाँ पे। जिस दिन हमले बंद हो जाएंगे दुबई पे किसी भी सिस्टम के तहत जो है, उसके 3-4-5 महीने के अंदर दुबई खड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं होगा जो था। लेकिन सर, मैंने दूसरी ओर ये भी सुना है कि युद्ध के चलते दुबई में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी को अचानक से बढ़ा दिया गया। ये क्या पूरा मामला है? बढ़ा नहीं दिया गया, ऐसे कहना चाहिए, एक इंसिडेंट है खाली। क्या हुआ, डॉलर थोड़ा ठीक रेट था, रुपया गिर गया, वो 84 था, ये 95 हो गया। अब वो रुपये का रेट गिर गया उस कैलकुलेशन में। सैलरी लोग जो हैं उनको 1-2 महीने के लिए प्रति माह ज़्यादा मिलने लग गए। तो बस एक बात ऐसी आ गई कि इस युद्ध का आस्पेक्ट ये हो गया, जो छोटे लोग थे, सैलरीड लोग थे, उनको 2 पैसे उसमें ज़्यादा मिले। दिस इज ऑल। सर, आपकी नज़रों में हु इज़ द रियल और अल्टीमेट बेनिफिशियरी और विनर ऑफ दिस एंटायर गोइंग ऑन वॉर एक्सरसाइज? आई थिंक बेसिकली चाइना, फॉलोड बाई रशिया, कि उन्होंने अपने जो सबसे पावरफुल व्यक्ति था, शत्रु नहीं कहूँगा, कॉम्पिटिटर था इकॉनमी के अंदर, सब उसके अंदर जो है, उसको उन्होंने एक लंबी लड़ाई में उलझा दिया जो है। और लड़ाई में उलझने से फिर नुकसान ही होता है। इस पर डिबेट हो सकती है नुकसान कितना है, लेकिन साइड तो नेगेटिव है ना। तो रियल बेनिफिशरी जो है, अब एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, डेलिबरेट तो नहीं होगा, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाया उन्होंने, या नेचर उनको फ़ायदा दे रही है दैट वे। बट द रियल बेनिफिशरी इज़ बेसिकली चाइना फॉलोड बाय रशिया। सर, मैंने सुना है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अमेरिका के हमलों में बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब ईरान के कोम शहर में एक अस्पताल में वो कोमा में चले गए। इसे लेकर आपके पास क्या जानकारी है? मैंने भी पढ़ा ये, मे बी क्यों ट्रम्प वगैरह क्या जो अमेरिकन लोग हैं, या दैट वे ईरान का ही मानना चाहिए, ये कंपेरेटिवली झूठ नहीं बोलते। दैट वे जो है, दे टॉक सेंस, दे आर ऑथेंटिक। एक कल्चर है, ईरान की कल्चर भी है। जब खोमेनी मारा गया तो टेलीविज़न पे स्वीकार किया उन्होंने, क्या मारे गए हैं। एक दूसरे बड़े लीडर मारे गए थे आर्मी के उनके, वो तो उन्होंने स्वीकार किया। तो ट्रंप ने कहा कि वो किसी ऐसी शेप में है, अंग्रेज़ी में एक शब्द उन्होंने काम में लिया था, वो किसी शेप में ज़िंदा हैं, ट्रंप ने कहा था। उसके बाद ये लीड आई कि वहीं के एक अस्पताल में वो कोमा में चले गए हैं, इलाज करा रहे हैं। तो नथिंग रूल्ड आउट, मे बी ट्रू। सर, क्या ये बात सही है कि अयातुल्लाह खामेनेई का जो रूढ़िवादी शासन था उसके खिलाफ जो 35 से 40% की जनता थी, वो अब राष्ट्रवाद के नाम पर नए सिरे से मुश्तबा खामेनेई के पक्ष में खड़ी हो गई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मैंने कहा ना, लोगों को उम्मीद थी, अमेरिका को उम्मीद थी खोमेनी की मृत्यु के बाद में जो है एकदम से लोग खड़े हो जाएंगे, हम शासन बदल देंगे, शासन व्यवस्था बदल देंगे। वो नहीं हुआ। भाग्य की बात है, चांस की बात है कि राष्ट्रवाद की लहर आ गई वहाँ पे जो है। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि वो जो खोमेनी के खिलाफ थे लोग, या सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे, या महिला अत्याचार की बातें करते थे, या इतने स्टूडेंट्स का ज़बरदस्त वो हुआ था प्रदर्शन, जिसमें कहा गया था कि 40-45 हज़ार लोगों को मार दिया ईरान ने, ये ट्रंप कहते थे, वो सारा यूटर्न हो गया एकदम से, जिसे कहते हैं। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं दैट वे। पर बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो लोग उनके खिलाफ थे वो भी राष्ट्रवाद की लहर में आज खोमेनी के साथ खड़े हैं। सर, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने के बाद भी जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ? है उनका करेज, कन्विक्शन है, उनका अपना अरेंजमेंट है। सबसे बड़ी बात थी आत्मविश्वास, हिम्मत नहीं हारना जिसे कहते हैं। हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। तब उनका क्या है कि न तो उनका ड्रोन सिस्टम नष्ट हुआ,
नया मिसाइल सिस्टम नष्ट हुआ। आप देखिए, पहाड़ हैं बड़े बड़े, पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनी हुई हैं, जहाँ पहाड़ ने ज़मीन के नीचे सुरंगें बनी हुई हैं, वहाँ एक पैरेलल मिसाइल सिस्टम काम कर रहा है, ड्रोन सिस्टम काम कर रहा है। तो ये उनकी सफलता है, उनकी आर्मी की सफलता, उनके मोराल की सक्सेस है। सर, सिंस ईरान नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्मुज नाउ एंड द वर्ल्ड नोज, आपको लगता है कि नया पैरेलल सिस्टम शुरू हो गया है ब्लैकमेल करने का? ईरान के पास ये पावर आ गई है हॉर्मुज के थ्रू झुकाने की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो? ये एक नया आविष्कार है। कभी कभी क्या डिस्कवरीज होती हैं लाइफ में, तो डिस्कवरी है ईरान के। ईरान को समझ में आ गया कि ये जो बेकार से एक तकड़ा रूट था, मालवाहक जहाज निकलते थे, वो अचानक इतना इम्पोर्टेंट हो गया। तो उसकी बार्गेन पावर आ गई ईरान के हाथ में। उसने झुका दिया सारे संसार को एक तरह से, और अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर दिया कि इसको ठीक करो। तो ये बात फैक्ट है कि ये एक पॉलिटिकल माइल्ड ब्लैकमेल या बार्गेन है। हॉर्मुज जो है एक सॉफ्ट पॉलिटिकल ब्लैकमेल या बार्गेन है, जिसको ईरान ने डिस्कवर किया है, और आगे भी भविष्य में जो बातें होंगी उसमें ईरान अपने स्टम्प कार्ड को यूज़ करता रहेगा। और सर, फिलहाल जो ईरान है वो हॉर्मुज टोल टैक्स वसूल रहा है चीन की करेंसी युआन पे। क्या ट्रम्प के पेट्रो डॉलर की ताकत इससे घटेगी? ऑफ कोर्स प्रभावित तो होगी इससे। पेट्रो डॉलर वैसे भी क्राइसिस में, कोई ब्रिक्स वाले कुछ कहते हैं, दूसरे लोग कुछ कहते हैं, हम अपना लाएंगे, कुछ करेंगे यहाँ पे जो है, लेकिन वो क्या है, होता नहीं है दैट वे। तो अब ये पेट्रो डॉलर की बात तो है कि लोकल करेंसी भी चलेगा तो पैसा बड़ा है, अमाउंट बड़ा है। हॉर्मुज से जो टोल टैक्स का कलेक्शन होगा इज़ ए ह्यूज अमाउंट। तो टू दैट एक्सटेंट डॉलर विल लूज इट्स रेलेवेंस इन दैट एरिया। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट विच यू से। सर, खाड़ी देशों के बाद अब जापान और दक्षिण कोरिया के मन में भी संदेह पैदा हो गया है कि अमेरिका के संरक्षण में खाड़ी देशों की तरह वो भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या अब ये जो देश हैं ये अपने लिए ऑप्शन को ढूंढेंगे? एब्सोल्युटली, खाड़ी देशों के इतने विकल्प ढूंढेंगे। ये सुरक्षा में क्यों गए थे अमेरिका के? क्या चाइना अटैक कर दे, उत्तर कोरिया अटैक कर दे, हमारी रक्षा में आएगा। और उन्होंने देखा तो इसराइल की रक्षा ही नहीं कर पाए, खाड़ी देशों की रक्षा नहीं कर पाए, हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो भरोसा टूटता है, ट्रस्ट टूटता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में अगर खाड़ी देश अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करते हैं अमेरिका से, तो दिस जापान एंड साउथ कोरिया दे मे आल्सो फॉलो द रूट। सर, अपने तुगलकी अंदाज के चलते अब ट्रंप ने अपने घर के बगल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम रख दिया है ट्रंप एयरपोर्ट। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजा है, राजा का मूड है, और मूडियर अपन कहते हैं पहले जो है, तो एयरपोर्ट का नाम ही रख दिया। थोड़ी सी दूर है एयरपोर्ट, $50 लाख लगा दिए उस पर ठीक करने पे जो है, और ट्रंप एयरपोर्ट कहलाएगा। तो ठीक है, जीवन की कुछ अंतिम इच्छाएं होती हैं हर व्यक्ति की, ट्रंप की भी इच्छाएं हैं जो उनकी पूरी कर रहे हैं। बट फॉर गॉड सेक डोंट प्ले विद द वर्ल्ड पीस, ये मेरा कहना है जो है। और सर, इसी प्रकार अमेरिका में $100 के नोट पर भी ट्रंप के सिग्नेचर होंगे। आखिर कहाँ जाकर रुकेगा ट्रंप का सेल्फ ग्लोरिफिकेशन? होता है विद द ग्रोइंग एज, कहते हैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन बढ़ता है। तो ट्रंप इज़ नो एक्सेप्शन दैट वे। तो डॉलर पे कुछ भी चाहेंगे हो जाएगा, नाम लिख दिया जाएगा, उनके डॉलर पे साइन हो जाएंगे उनके जो है। एक आदमी सोचता है मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि इतिहास मुझे याद रखे, तो एक काम ये सोचते हैं कि ठीक है एक इतिहास में रहेगा, करेंसी में मेरे सिग्नेचर हुआ करते थे, फाइन, स्मॉल थिंग्स। सर, एक बात बताएं, इस 42 दिन के युद्ध में अमेरिका ने क्या हासिल किया? ह्यूमिलेशन बेसिकली, कि लॉस ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज, 1 परसेप्शन, लॉस ऑफ परसेप्शन, ईरान से हार गए, ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान, ठीक है, और ध्यान डाइवर्ट हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई, डेवलपमेंट से हटा करके आप आ गए वॉर के ऊपर, ट्रैप में आ गए, और आगे पता नहीं है कि ट्रैप कितना लंबा चलेगा, क्या ये वियतनाम बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी तो अमेरिका इज़ ऑन ए लूजिंग साइड, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमला करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। वो परमाणु बम बना के ले नहीं आया था, अगली सुबह उसको फोड़ना नहीं था न्यूयॉर्क में जा कर के। वो चल रहा है, उसका काम बरसों से चल रहा था, डिप्लोमेटिकली हैंडल करते या फोकस करते। आपने वेग अटैक कर दिया, आपका जो वॉर का जो गोल था वो वेग था, और एक अखबार ने लिखा किसी ने कि चूँकि वेग गोल था, दैट मेक्स ट्रम्प मोर अनरिलायबल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो है, तो एट द एंड ऑफ द डे इन टोटलिटी अमेरिका स्टैंड से लूज़र, ट्रम्प स्टैंड से लूज़र। सर, आज पूरी दुनिया ये बात जानती भी है, मानती भी है कि ट्रंप आज की तारीख में घायल शेर हैं और सबसे ज़्यादा निराश व्यक्ति हैं। तो कहाँ पर लेकर जाएगा उनको उनका ये प्रतिशोध भाव? प्रतिशोध मृत्यु का कारण है कहते हैं,
लेकिन ट्रंप के मामले में क्या, खुद तो मरेंगे, सबको साथ लेके मरेंगे, और ख़तरा एक ही है, परमाणु बटन का। क्यों बड़ा विरोधाभास खड़ा हो गया है इस समय कि ट्रंप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या वास्तव में न्यूक्लियर वॉर चाहते हैं, न्यूक्लियर अटैक चाहते हैं क्या? उनकी भाषा तो यही कह रही है। अब मन में उनके क्या है तो उसका पता नहीं। पहले उन्होंने उस दिन कहा कि संसार की एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, लौट के नहीं आएगी। आज फिर कह दिया कि ईरान के लोगों को यह ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है कि आज वो इस वार्ता में भाग लेने के लिए ही जिंदा हैं। कितने एक निराशावादी व्यक्ति के जीवन के अंतिम वाक्य होते हैं, जैसे ऐसे वाक्य दिख रहे हैं, डरावने वाक्य। तो आप कहते हैं घायल शेर है वो, तो क्या करेगा? इट इज़ टू बी सीन। अब एक ही आवश्यकता है कि चाइना जैसे लोग, रशिया जैसे लोग, या भारत जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे कंस्ट्रक्टिव लोग जो हैं, ट्रंप को इस आत्महत्या के रूट पे जाने से रोके। आत्महत्या संसार के लिए जो है ये। तो आपने कहा कि ट्रंप के मन में क्या है और ये घायल शेर क्या करेगा? इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन, बहुत डरावना सवाल है। ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, शांति कर आगे बढ़ें, युद्ध का रास्ता छोड़ें, एक बार नरेंद्र मोदी के साथ बैठ जाएं और समझ लें बात को आकर के कि सोल्यूशन लाइज ओनली ऑन टेबल, नॉट ऑन द ग्राउंड। और अनप्रेडिक्टेबल होना भी साथ साथ छोड़ दे, क्योंकि ट्रंप बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, बिहेविंग लाइक एन अनप्रेडिक्टेबल मैन। और ये कहा जा सकता है कि सब कुछ भविष्य के गर्त में है। सीज फायर को स्थायी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कुछ बदल पाएगा? क्योंकि एक तरफ जहां पर इतिहास ये कहता है कि युद्ध खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ युद्ध पर विराम लगता है, और शायद यही वजह है कि हर सीज फायर के बाद तनाव खत्म नहीं होता है, तनाव सिर्फ टलता है। इसी बीच में जहां पर ट्रंप ये कहते हैं डील, लेकिन इतिहास कहता है हर डील के पीछे एक अधूरा संघर्ष छिपा होता है। नजर सिर्फ एक जगह पर है, आज इस्लामाबाद पर। क्या ये बातचीत कोई समाधान लेकर आएगी या फिर एक और डिप्लोमेटिक लाइन बनकर रह जाएगी? भारत ने अपना रुख बहुत साफ कर दिया है, संतुलन, रणनीति और मजबूती के साथ। लेकिन आज की बातचीत बैठक ये तय करेगी कि ये विराम शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर अगले संघर्ष की भूमिका को तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में इस संपूर्ण विश्लेषण के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए।